माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी। जी अध्यक्ष महोदय, मैं अपने प्रश्न को रखूं उसके पहले आपसे सूचना देना चाहता हूं। कुछ दिन उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा की बात आई थी सामने कि भाई सरहुल का पर्व है, यह निर्णय सरकार का स्वागत योग्य है, लेकिन परीक्षा की तिथि नोटिफिकेशन 14 अप्रैल किया है। हम सब बाबा साहब को चाहने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। उस दिन पूरे देश में बाबा साहब की जयंती की धूम रहती है। अध्यक्ष महोदय, हमें लगता है कि सरकार को यह जो परीक्षा उत्पाद सिपाही का 14 अप्रैल है, मेरे पास नोटिफिकेशन की कॉपी है, चलिए सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और 14 अप्रैल के बदले आप इन पर विचार करना चाहिए। माननीय संसदीय मंत्री जी हैं, इस पर हमें लगता है कि गौर करें इसको। ठीक, चलिए पूछिए। जी मैं पूछता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमने जो प्रश्न लाया है एक बड़ी ही महत्वपूर्ण विषय है, वो है डीएमएफटी, जो राज्य के विकास से जुड़े हुए एक बड़ा खजाना है, जुड़ा हुआ भी बड़ा खजाना है। 2024 के पहले इस खजाने की परिधि खर्च करने का जो झारखंड डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट जो है, पहले इसके अलग रूप से निर्धारित थे कि भाई प्रभावित, डायरेक्ट प्रभावित, इनडायरेक्ट प्रभावित क्षेत्रों का सीमांकन वहां बैठ करके जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और वहां के जो प्रशासनिक पदाधिकारी है जो वो असेसमेंट करते थे। लेकिन हाल के दिनों से यह विषय सामने आया है कि भाई डीएमएफटी के डायरेक्ट 15 किलोमीटर की परिधि का होगा और इनडायरेक्ट जो खादान है उसके 25 किलोमीटर के परिधि का होगा। और हमें लगता है पहले भी हम इस पैसे को खर्च नहीं कर पाते थे, अब तो और खर्च नहीं होगा। और परिधि कम कर देने के कारण सबकी चिंता है, मेरी ही चिंता नहीं है, पूरे राज्य की चिंता है कि जो समरूप विकास होता था, जैसे आज मैं अपने जिले का उदाहरण देता हूं अध्यक्ष महोदय, कि हमारे यहाँ 4 प्रखंड उससे वंचित है। भाई ये छोटे से एरिया में परिक्षेत्र में काफी खर्च होंगे विकास को, उसमें नहीं, केवल आपको बता रहा हूँ। मूल प्रश्न उत्तर ले लेते हैं, उसके बाद फिर ये सब बात आ जाएगा। एक मिनट आपको बता रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, तुरंत मैं उसी ओर जा रहा हूँ जिस ओर आप कह रहे हैं मुझे। तो अब ये समुचित विकास नहीं होगा और फंडिंग भी पड़ी रह जाएगी। हमारा बस इतना ही आग्रह है, जो आप कह रहे कि प्रश्न का उत्तर ले, कि भाई यह जो असमरूपता पैदा हो रहा है, सरकार इसे किस प्रकार पाटेगी और यह 25 किलोमीटर की परिधि जाकर के कम से कम पूरे जिले का हम ये डीएमएफटी कैसे खर्च करें, इसके लिए क्या सोचती है सरकार? माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी। माननीय प्रदीप जी, जिस प्रश्न को लेकर आए हैं महोदय, निश्चित तौर पर ही राज्य हित के लिए और विकास हित के लिए बहुत ही कारगर कोष है महोदय। लेकिन इस बात को कहना जो प्रदीप जी की चिंता है, माननीय प्रदीप जी की, वह भारत सरकार के गाइडलाइन पर डीएमएफटी का रूल बना है महोदय, और ये 2024 में बना है। पूर्व में कुछ और गाइडलाइन थे, इस बात सही है महोदय, लेकिन अभी 2024 में भारत सरकार ने, हमारी राज्य सरकार, उस पर हमारे विभागीय पदाधिकारियों ने कई आपत्ति दर्ज किया महोदय, लेकिन उस आपत्ति को गौर नहीं किया गया। अपनी परफॉर्मा बना के, अपने एमयू बना करके उन्होंने भेजा और उसी आधार पर महोदय आपत्ति के बाद भी इस पर कोई सुधार नहीं हुआ। मैं मानता हूं महोदय कि जो डीएमएफटी की परिधि को डायरेक्ट एरिया 15 किलोमीटर, इनडायरेक्ट में अप्रत्यक्ष रूप में 25 किलोमीटर, बाकी जो शेष क्षेत्र है महोदय, निश्चित तौर पर पूरे राज्य का कई ऐसे क्षेत्र है जहां पर इसका प्रभाव सीधे रूप में पड़ेगा, विकास पर प्रभाव पड़ेगा महोदय। तो माननीय अध्यक्ष महोदय से मैं यही कहना चाहूंगा कि इस विषय पर तो हम बहुत ज्यादा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये भारत सरकार की गाइडलाइन के तहत बना हुआ है, पूरे देश में बना हुआ है। लेकिन इनका माननीय प्रदीप जी का जो अंतिम खंड है कि समावेशी और संतुलित विकास के लिए कोई अन्य योजना शुरू करने पर या पाटने का सरकार विचार रखती है का, इस विषय पर हम कह सकते हैं महोदय, निश्चित तौर पर यह चिंता का विषय हमारा भी क्षेत्र है महोदय, माननीय सभी सदस्यों का क्षेत्र है कि डीएमएफटी से कई क्षेत्र बाहर है। इस विषय पर सरकार विचार करेगी कि महोदय जो वंचित क्षेत्र रह जाएंगे उसको कैसे हम डेवलप कर पाए, इस दिशा में हम लोग आगे कदम बढ़ाएंगे महोदय। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने मेरी चिंता से सहमति जताई, यानी राज्य की जनता की चिंता से सहमति जताई है,
लेकिन मैं सरकार से केवल इतना जानना चाहता हूं कि सरकार ये बताए कि आपने जो प्रतिरोध या आपने जो विरोध दर्ज किया है भारत सरकार के पास, देखिए उसमें कितनी तार्किक चीजें हैं कि भाई लो अयस्क हमारे सारडा के घने जंगलों में मिलता है, उस 15 किलोमीटर परिधि में हम किसका विकास करें? वहां तो जंगल ही जंगल है, हमारे पैसे खर्च हो तो कैसे हो? और कई जगह है अध्यक्ष महोदय की 15 किलोमीटर की परिधि में, 5 किलोमीटर की परिधि में तो उसके कोल खादा नहीं है। हम उससे जो प्रभावित लोग हैं, हम तो उसके विकास का लाभ भी नहीं ले पाएंगे। तो यह जो तार्किक विषय है, इन विषयों को किस प्रकार से आपने रखा है, क्या आप सदन को बता पाएंगे या अभी ना बता पाए तो मेरे सुझावों को आप शामिल करें और एक तार्किक रूप से, अगर क्योंकि यह राज्य सबसे प्रभावित राज्यों में से एक है, अगर सरकार तार्किक तरीके से इसका विरोध दर्ज करे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसका विरोध दर्ज किया था जब कुछ राज्यों की यहाँ मीटिंग हुई थी गृह मंत्री की अध्यक्षता में। आपको भी दे रहा है, आप बच्चे। तो मेरा इतना ही आग्रह है कि सरकार असहमत नहीं है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। जो हमने कहा वही बात माननीय मंत्री जी ने भी कहा है। तो मेरा यही है, 2 खंड है, बस 2 खंडों में, एक खंडों में भी उन्होंने सकारात्मक रुख ही दिखाया है कि भाई या तो फिर जिले में कोई अलग से फंडिंग करे ताकि इस समरूपता को पाट सके। कहीं एक आंख में काजल, दूसरे आंख में कुछ और तो चलेगा नहीं। लोगों को लगेगा कि भाई वो तो जनता जान नहीं पाती है कि ये रूलिंग है। इसीलिए आपसे आग्रह कि एक तो उसको पाटने के उपाय और हम कैसे विरोध दर्ज करें ताकि डीएमएफटी जिस प्रकार से पूर्ववत चलता तो वैसे चले, ये हमें केवल बताए, बस इससे आगे तो कुछ इसमें। महोदय, सिर्फ जो है केंद्र सरकार का जो गाइडलाइन है उसमें कोयला को खनिज माना गया। राज्य सरकार को चाहिए महोदय कि हमारा खनिज पत्थर भी है, बालू भी है, पत्थर और बालू को भी इसमें शामिल किया जाए महोदय, तो हम समझते डीएमएफटी का लाभ सबको मिलेगा। और नहीं तो माननीय प्रदीप यादव जी ने जो कहा, जो प्रश्न लाया है कि कोयला को खाली करने से 15 किलोमीटर में तो उसका प्रदूषण हो रहा है महोदय, लेकिन उसके बाहर जो हम लोग प्रभावित हैं, जो गांव प्रभावित है महोदय, उसको डीएमएफटी शामिल करने, खनिज में पत्थर और बालू को शामिल किया जाए। यही मेरा। आप सूरज जी कुछ बोल रहे थे? सूरज जी हो गया ना आपका? नहीं सर, इसमें ये इतना महत्वपूर्ण सवाल है महोदय, किलोमीटर का जो है हिसाब किताब जो है सर, उसमें जो है लोगों को और राज्य को कैसे विकास होगा महोदय। इसलिए इस सरकार जो है संज्ञान में लेकर के पूरे राज्य का विकास कैसे होगा उस पर बात करना चाहिए महोदय। अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल माननीय, हमने पहले भी कहा कि माननीय अध्यक्ष महोदय की सभी सदस्यों की चिंता होगी, लेकिन एक बात बता देना चाहते हैं महोदय आपके माध्यम से कि चूंकि जो 2024 में जो रूल बना है उसमें अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप में, और ये नियम बना है महोदय कि जनप्रतिनिधि उसकी अनुशंसा करेंगे डीएमएफटी के बैठक में जिला में, लेकिन डायरेक्ट एरिया 15 किलोमीटर और इनडायरेक्ट 25 किलोमीटर महोदय। इस दिशा में भी हम लोग काम कर सकते हैं। और जो माननीय प्रदीप जी का जो अंतिम पूरक है महोदय कि आखिर इस गैपिंग को पाटने के लिए सरकार क्या प्रयास करेगी, तो हम तो यही कहेंगे महोदय कि हम लोग आपत्ति दर्ज करेंगे केंद्र सरकार को, फिर आपत्ति लिखेंगे, और हम यह भी कह सकते हैं महोदय विधानसभा से पारित करके भेज दिया जाए महोदय, हम लोग उसको केंद्र सरकार को भेजेंगे महोदय। मंत्री जी कुछ छूटा हुआ है, उस विषय को रख रहा है, बोलिए। नहीं, माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी ने जो प्रश्न खड़ा किया है मान्यवर, वो वास्तव में बड़ा महत्वपूर्ण है, जनहित से जुड़ा हुआ है। जिलों में डीएमएफटी से आच्छादित प्रखंडों की संख्या और अनाच्छादित प्रखंडों की संख्या में एकदम असमानता आ गई है। माननीय नेता प्रतिपक्ष भी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं सदन की भावना के अनुरूप उनसे यह आग्रह करूंगा कि माननीय नेता प्रतिपक्ष विलंब से आए थोड़ा सा। डीएमएफटी में 2024 का जो रूल हुआ है सर, उसमें प्रत्यक्ष 15 और अप्रत्यक्ष 10 किलोमीटर को और कुल 25 किलोमीटर को जोड़ने की बात है। तो अब ये परेशानी आ रही है कि गिरिडीह में डीएमएफटी जो है सर, वो सिर्फ गिरिडीह सदर प्रखंड में खर्च हो सकता है, क्योंकि वहीं पर कोयले की खदानें हैं। तो मेरा यही आग्रह होगा कि नेता प्रतिपक्ष भी अगर सहमत हो तो ये सदन। धन्यवाद।
अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष क्योंकि इसमें कुछ यह सुझाव। विषय गंभीर है और अभी उधर से मंत्री जी बोल रहे थे, हमारे तरफ उन्होंने मुखातिब करके विषय को रखा। मुझे लगता है कि ये 15 और 10, 25 भी बहुत अधिक है और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, अगर वास्तव में 10 किलोमीटर में कोई सिचुएशन की स्थिति पैदा हो गई हो तब तो सोचा जा सकता है, लेकिन अध्यक्ष महोदय वास्तविकता क्या है डीएमएफटी फंड का? पहले तो उसके उद्देश्य तो हम सबको पता ही है कि भाई उन क्षेत्रों के लिए ये फंड क्रिएट की गई थी जहां तक प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित लोग होते हैं, वहां पेयजल की समस्या होती है, स्वास्थ्य की समस्या है, सड़कों की समस्या है, पॉल्यूशन होता है, उस सारी चीजों को कैसे रोकथाम किया जाए। लेकिन वास्तव में आज आप देखेंगे अध्यक्ष महोदय कि उस काम में पैसा कम लगाए जाते हैं। वहां की क्षेत्र में आप जाएंगे स्थिति बिल्कुल बद से बदतर है, ना अच्छी सड़कें मिलेगी, ना पीने के पानी लोगों को वहां उपलब्ध होता है, ना पर्यावरण को ठीक करने के लिए और क्या क्या वहां जरूरत है, वो सारी चीजें कुछ भी नहीं होता है। और उस पैसे को कहीं कोई डक बंगला बनाए जाते हैं, कहीं अन्यत्र कामों में लगाया जाता है। मैं एक उदाहरण बता रहा हूं कि एक दिन मैं लातेहार रात में हम रुके थे, सवेरे अफसर आए तो मुझे कहा कि सर हमारे यहाँ जिम बना हुआ है, आप थोड़ा चल करके देखिए। तो हम गए जिम्स में और जिम वास्तव में अच्छा बना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो अफसर चले गए तो एक कार्यकर्ता थे, उन्हें बोला कि बताए सर ये जिम किस पैसा से बना है आपको पता है? हमने बोला कि ये तो मैंने नहीं पूछा। तो उन्होंने कहा कि ये जिम जो बना है, हमको लगता है प्रकाश राम जी को बढ़िया से पता होगी, डीएमएफटी फंड से बना है और उसमें भी सिर्फ अफसर वहां पर उस जिम का उपयोग करते हैं, कोई पब्लिक उपयोग नहीं करती। इसलिए मैं कहूंगा कि सीमा बढ़ाना तो बाद की बात है, पहले हमें इस बात की तहकीकात कर लेना चाहिए कि भाई इस पैसा का उपयोग उस क्षेत्र में ठीक प्रकार से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पिछले दिनों हमने तो बोकारो का अखबार में छापा, काफी लोगों ने लिख करके दिया था गड़बड़ी हो रही है। हमने राज्य के मुख्यमंत्री को भी लिखा था उस समय कि भैया इसमें से आप जांच कराइए। तो कहने का अर्थ है कि मंत्री जी का कहना कि हमें और बढ़ना चाहिए, अगर और बढ़ जाएगी तो प्रभावित लोगों की यहाँ अवसर नहीं करेगी, तो मनमानी तरीके से वो पैसा दूसरे जगह लोग दुरुपयोग करेंगे। इसीलिए हम कहेंगे कि पहले उसको सिचुएशन की स्थिति की वहां के लोग संतुष्ट हो जाए, बल्कि हम तो कहेंगे कि अध्यक्ष महोदय आप विधानसभा की एक टीम बना दीजिए। वो जो प्रभावित इलाके हैं, काफी करोड़ों रुपया है, वहां वास्तव में उन जरूरतों की चीजों पर लगाई जा रहा है कि नहीं लगाई जा रही है। पैसा बहुत बड़ा अमाउंट है, कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। 17,000 से अधिक पैसा उसमें से इकट्ठा हुआ था। उसके पहले केवल कुछ बातें कह देना चाहता हूं, मंत्री जी अंतिम उत्तर देंगे ही। लगभग जो विषय सामने आया था, हम सबों ने कहा था कि एरिया की परिधि बढ़नी चाहिए, तो प्रतिपक्ष नेता माननीय बाबूलाल जी ने कहा कि नहीं केंद्रित होना चाहिए। केंद्रित के हम लोग खिलाफ नहीं है कि भाई केंद्रित हो, लेकिन हमें लगता है कि थोड़ा बाबूलाल जी उन पन्नों को पलट के देखे, उसमें कुछ एक चीजों में ही खर्च हो सकता है, उसके कुछ क्राइटेरिया है जिस कारण से वो चीजें चाह करके भी आप दूसरे चीजों में खर्च नहीं कर सकते। जहां अवहेलना हुई है उस पर जांच हो, उसमें मेरा कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मेरा आग्रह फिर से यही है कि यह परिधि बढ़नी चाहिए। वो तो प्रायोरिटी में ही 15 किलोमीटर। मान्य सदस्य, आप इस प्रश्न को छोड़िए, अब जवाब दिला देते हैं। अब छोड़ दीजिए इसको। में सारंदा आप फिर से क्या होगा, इसलिए आप इसको बढ़ाने की दिशा में सरकार को प्रयास करना चाहिए। मान्य सदस्य, अब मंत्री का उत्तर ले लेते हैं। अगर इस पर कुछ रामचंद्र जी कुछ विसंगति रह जाएगी तो फिर से आप लोग इसको क्वेश्चन के रूप में फिर से लाइएगा, फिर से चर्चा होगा, कोई बात नहीं। अब आज सूचना बाद में लेंगे। चलिए जवाब। अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष का ने निश्चित तौर पर कई चिंताएं व्यक्त किए गए महोदय। पहले मैं उनकी ओर आना चाहूंगा महोदय कि डीएमएफटी में गड़बड़ी हुआ। निश्चित तौर पर अगर गड़बड़ी कहीं पर हुआ है महोदय तो जांच चल रहा है, जांचोपरांत जो भी परिणाम आएगा उस आधार पर कार्रवाई होगी महोदय, और उसमें कोई भी दोषीवार नहीं बचेगा महोदय, चाहे बोकारो हो, चाहे गिरिडीह हो, चाहे रामगढ़ हो, कोई नहीं बचेगा महोदय।
लेकिन यह पूरक प्रश्न यह है महोदय कि क्या गैपिंग क्षेत्रों में डीएमएफटी का इस्तेमाल हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसके लिए नियमावली छंद करने की आवश्यकता है। माननीय प्रदीप जी का यही पूरक है महोदय। तो मैं इस विषय पर यही कहना चाहूंगा कि महोदय देखिए, सब विषयों को ध्यान में रख करके हम लोग आगे बढ़े थे, केंद्र सरकार को सुझाव दिए थे, लेकिन केंद्र सरकार का तर्क है महोदय कि स्थानीय लोग जो 10 किलोमीटर का परिधि पर है वो दूषित हवा वो खाते हैं, दूषित पानी वह पीते हैं, साउंड पोल्यूशन उनका होता है, इसलिए प्राथमिकता उनको दिया जाए, यही लॉजिकल कारण है। तो 10 किलोमीटर को डायरेक्ट इफेक्टेड रखा गया और 25 किलोमीटर के दायरे पर माने अप्रत्यक्ष रूप से उसको इफेक्टेड रखा गया। अब माननीय प्रदीप जी की जो चिंता है, हम तो बार बार कह रहे हैं महोदय कि इस विषय पर हम लोग सरकार स्तर से केंद्रीय मंत्रालय को चिट्ठी लिखेंगे, संशोधन और छंद कराने का पुनः एक प्रस्ताव हम लोग भेजेंगे, आग्रह करेंगे। और माननीय मोथरा बाबू का जो एक पूरक था महोदय, वो बीच में आए और कहे कि भाई लघु खनिजों का क्या होगा। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो हम लोग बालू का लीज कर रहे हैं, लघु खनिज में डीएमएफटी रूल 2024 के तहत उसमें वसूली की जा रही है महोदय, और ऑक्शन वाले लीज में रॉयल्टी का 10% महोदय, 10% कैटेगरी 2 में 10% और अन्य में 20% रॉयल्टी हम लोग बालू में भी निर्धारित किया है महोदय डीएमएफटी का। तो अगर किसी प्रकार की अनियमितता है महोदय तो उसका जांच करेंगे और जांच करके उस पर आगे बढ़ेंगे महोदय। हम चाहते हैं कि अब महोदय माननीय प्रदीप जी इस विषय पर संतुष्ट हो जाए महोदय। चलिए, माननीय सदस्य अमित कुमार यादव जी, अमित कुमार यादव जी। ठीक है, अभी नवीन जी थोड़ा सा 2 प्रश्न लेने दीजिए। वो सूचना हम भी दे देते हैं महोदय। नहीं, आप प्रश्न पर आइए। परिपाटी गलत सूचना बहुत अच्छा है महोदय कि पूरे आप सुलझे हुए सदस्य हैं, परिपाटी छोटा सा है, मतलब सबके लिए जो विधायक आवास मिला देश महोदय, जो सारे लोगों के लिए, उसमें सुरक्षा का व्यवस्था नहीं, बस इतना ही सूचना है। उसको लिखित भी दे सकते थे आप। चलिए, नहीं, संसदीय कार्य मंत्री जी बोल दे थोड़ा सुरक्षा व्यवस्था बना दीजिए। तो चलिए अध्यक्ष महोदय, जो हमारा क्वेश्चन अध्यक्ष महोदय बहुत ही स्पष्ट है कि पिछले बार जेटेट का एग्जाम हुआ अध्यक्ष महोदय, जेटेट में एग्जाम में विद्यार्थी पास भी हुए जो परीक्षार्थी कला संकाय के थे अध्यक्ष महोदय, जिसमें मैथ रखते थे और उसके एक्स्ट्रा विषय में अध्यक्ष महोदय वो इतिहास हो, नागरिक शास्त्र हो, राजनीति शास्त्र हो, भूगोल हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, कुछ भी विषय रख करके अध्यक्ष महोदय वो ग्रेजुएशन करते थे। और वैसे ग्रेजुएशन करने के बाद, बीएड करने के बाद वो जीटेट का एग्जाम देते थे अध्यक्ष महोदय। जीटेट का एग्जाम देने के बाद वो शिक्षक नियुक्ति के लिए वो फॉर्म भी भरे। फॉर्म भरने के बाद अध्यक्ष महोदय एग्जाम में भी बैठे, लेकिन जब एग्जाम में बैठे तो उनको वहां से जेएसएससी द्वारा परीक्षा से उसको हटा दिया गया अध्यक्ष महोदय। उसको ये कह के हटा दिया गया कि जो आपने गणित से जो ग्रेजुएशन किया है उसमें जो आर्ट्स रखा था उसके कारण उसको हटा दिया गया था। वो तो अध्यक्ष महोदय पाठ चला गया, खत्म हो गया विषय, उसमें अब कुछ करने से कोई बहुत फायदा नहीं है। अभी सरकार के द्वारा नियमावली बनाया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। हमारा एक आग्रह है कि जैसे अभी पढ़ाई तो सभी जगह वैसे हो रहा है कि गणित के साथ साथ कोई आर्ट्स भी रखता है, कोई हिंदी भी रखता है, कोई इंग्लिश भी रखता है, कोई भूगोल शास्त्र भी रखता है अध्यक्ष महोदय। तो हमारा सरकार से आग्रह है कि अभी जो नियमावली बन रहा है तो वैसे विद्यार्थियों को जीटेट में बैठने का और फिर एग्जाम में उत्तीर्ण करने का के लिए नियमावली बना रहे हैं और उसमें इसको शामिल कर। एक्चुअली सरकार कह भी रही है, सरकार का स्पष्ट जवाब भी है अध्यक्ष महोदय। जवाब इनका है कि स्नातक अथवा इनके समकक्ष का मतलब होता है कि वैसे लोग जो ग्रेजुएशन किए आर्ट्स वगैरह लेकर के भी, उसका मतलब यही होता है। और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्वितीय डिप्लोमा चाहे जिस किसी भी नाम से जाना जाता हो। हमारा स्पष्ट आप उत्तर ले लेते हैं माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो शंका व्यक्त की वो स्वीकार भी इस बात का किया कि चूंकि ये विसंगति हुई थी, मूल रूप से उसकी भावना है कि आगे बनने वाली नियमावली में इसका संशोधन हो जाए। तो मैं सदन को आपके माध्यम से ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो शिक्षकों के 3 तरह के पद सृजित किए गए थे उसमें विज्ञान एवं गणित था। तो जो बीए मैथ करके आए थे वो विज्ञान नहीं पढ़ा सकते थे, इसलिए विभाग ने कला संकाय से के साथ मैथ करने वालों को उसके लिए योग्य नहीं माना। अब व्यावहारिक दृष्टिकोण से इस बात को बहुत समझने की जरूरत होगी कि विज्ञान एवं गणित का विषय पढ़ाने के लिए जिन छात्रों को या जिन अभ्यर्थियों को हम
सिलेक्ट करेंगे, अगर उनके पास विज्ञान की अहर्ता नहीं है तो फिर वो विषय ही नहीं बन पाएगा। तो मेरा बड़ा स्पष्ट ये कहना है कि विभाग ने नियमावली के गठन में उन तमाम बिंदुओं को बड़ी गंभीरता से देखा और समझा है, और मैं यह मानता हूं कि जो शिक्षक विज्ञान और गणित के लिए आते हैं उनको कला संकाय से नहीं आना होगा, उनको बीएससी मैथ से आना होगा। बीएससी मैथ से जब वो आएंगे तभी वो विज्ञान और गणित पढ़ा सकते हैं। इसके बाद भाषा के शिक्षक हैं, भाषा में वो जा सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि नियमावली परिपूर्ण है, विसंगति की कोई सूचना नहीं है। माननीय सदस्य ने जो कहा है उसके उपरांत भी हम उनको संतुष्ट करने के लिए कहते हैं कि विभाग पर उनके सुझावों पर पुनर्विचार करेगा। ठीक है अमित जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य थोड़ा सा सुनिए, बस बहुत हो गया तो गंभीर मामला है। जैसे इसमें क्या माननीय मंत्री जी का कहना भी स्पष्ट है कि मान लीजिए हमको विज्ञान में लेना है, कोई आर्ट्स पढ़ के आता तो हम तो विज्ञान में नहीं ले सकते। पिछले बार अध्यक्ष महोदय जब ये मामला आया था तो जो कॉमर्स से ग्रेजुएशन किए थे उसको सोशल साइंस में रख लिया गया अध्यक्ष महोदय, उसको सोशल साइंस में एडजस्ट कर लिया गया, उत्तीर्ण भी हो गए, नौकरी भी कर रहे थे महोदय। हमारा कहना है कि साइंस में नहीं रखिए आप उसको, और भी जैसे आर्ट्स वो करके आ रहे तो उस सब्जेक्ट में उसको रख लीजिए अध्यक्ष महोदय, ताकि पढ़ाई तो सभी यूनिवर्सिटी में हो रहा है, इसी तरह से पढ़ाई हो रहा है। तो अगर मान लीजिए वो विद्यार्थी पढ़ रहा है तो सफर कर जाएगा अध्यक्ष महोदय, इसलिए उसको जोड़ दिया महोदय। अगर पहले गलती हुई है तो दोबारा वो गलती नहीं दोहराई जाएगी मान्यवर, मैं स्पष्ट करता हूँ। चल माननीय सदस्य सरजू राय जी। महोदय, उत्तर मिला है सरकार का और उत्तर बिल्कुल अस्पष्ट है। मेरे पहले कंडिका में हमने पूछा था कि झारखंड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग की स्थिति क्या है, तो इन्होंने मेरा उत्तर तो स्वीकारात्मक दिया है कि झारखंड में अभी तक कोई नीति कार्यक्रम नहीं है इसका, मगर इसमें अब ये दे रहे हैं कि नीति बनाने पर कार्य किया जा रहा है और एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाने पर कार्य किया जा रहा है। तो ये नीति और सेंटर ऑफ एक्सेलेंस कोई अलग तो है नहीं महोदय। तो मंत्री जी जब ने स्वीकारात्मक उत्तर मेरे प्रश्न को मान लिया कि स्वीकारात्मक है, तब इसकी कोई व्याख्या की जरूरत नहीं थी जिसका कोई आधार नहीं है। दूसरे कंडिका में हमने स्पष्ट पूछा था कि झारखंड सरकार पुलिस, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास विभागों को सक्षम बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग नहीं करना चाहती है। इन्होंने कहा अस्वीकारात्मक है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि अस्वीकारात्मक है तो इन विभागों को सक्षम बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के बारे में सरकार ने अब तक क्या किया है? ठीक, माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो खंड 2 की बात कर रहे हैं कि अस्वीकारात्मक क्यों लिखा है, क्योंकि सरकार प्रयास कर रही है कि इंटेलिजेंस एआई को हम लोग और बेहतर तरीके से राज्य में लागू करेंगे, इसके लिए प्रयासरत है। उन्होंने पूछा क्यों ग्रामीण विकास विभाग या स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग अन्य में इसके उपयोग करना नहीं चाहती है। सरकार उपयोग करना चाहती है तब तो इसका विकास के लिए प्रयासरत है, उसको लागू करने के लिए। तो इसलिए हम लोग ने इसमें अस्वीकारात्मक लिखा है। मैं मंत्री से ही जानना चाहूंगा कि नीति बन रही है, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाने की सरकार कोशिश कर रही है अभी, तो जो प्राथमिक काम होते हैं इसके लिए कोई टूल बनाना होता है, तो डेटा हम इकट्ठा करेंगे, किस तरह से सिंक्रोनाइजेशन करेंगे उसका, या कोई डोमेन हम बनाएंगे विभागवार, इसकी ओर सरकार ने कोई प्रयास किया है महोदय? माननीय मंत्री जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में उसको एक्सेप्ट करने के लिए जो आपका तैयारी है उसके बारे में बता दीजिए। इसमें ऐसा है अध्यक्ष महोदय, अभी तो वर्तमान में स्टार्टअप पॉलिसी 2023 के तहत काम हो रहा है, जिसमें 101 आइडियाज है जिसको स्क्रीनिंग करके इस पर स्टार्टअप फंड क्रिएट करके उनको मदद करने का बैठक चलने वाली है। इसमें जो डायरेक्टर्स बोर्ड की बैठक अभी हुई नहीं है, उसकी तैयारी चल रही है। चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बैठक होनी है अध्यक्ष महोदय। तो बहुत जल्द इस पर बैठक होने के बाद 101 जो आइडियाज है उसको स्क्रीनिंग करके कितने लोगों को कितना फंड सपोर्ट किया जा सकता है उस पर विचार होना अध्यक्ष महोदय। हम विश्वास दिलाते हैं। ठीक है सरजू बाबू, पिछले से बेहतर तरीके से इसको हम लोग अनुपालन। सरजू बाबू, थोड़ा सा ये बहुत बड़ा बृहद विषय है, पूरा विश्व लेवल का विषय है, थोड़ा अध्ययन करने दीजिए, वक्त दीजिए। बृहद विषय है, उसमें सरकार ने कुछ किया नहीं है अभी तक, ये पता चल गया, और कुछ करना चाहती है उसके लिए कोई तैयारी भी नहीं है। तो बोले तो चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कोई बैठक। वो दूसरा विषय मतलब उसके बारे में बता रहा हूँ
एक ABVIL करके लोक उपक्रम बना था, अटल बिहारी वाजपेयी क्या लाइव करके बना था एक, तो ये पब्लिक सेक्टर अंडर राज का लोक उपक्रम है महोदय। अब इसमें एक स्टार्टअप पॉलिसी बनी थी 2016 में, उसके तहत 107 स्टार्टअप को चुना गया था, उसमें से 22 को 25% रुपया 25% एडवांस भी दिया गया कि आपका जो स्टार्टअप है वो बढ़िया है, आप इस पर काम करिए। अब उसमें क्या हुआ महोदय, ये मंत्री जी नहीं बताना चाह रहे हैं। और दूसरा कि जब 25% दिया, 75% नहीं देंगे तो स्टार्टअप करने वाला करेगा क्या? तो ये सरकार की इस तरह की स्थिति रही है पहले। अब 2023 आया है महोदय, ये सरकार ने लाया है स्टार्टअप नीति, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कहीं कोई जिक्र नहीं है, इसलिए उसे जोड़ना नहीं चाहिए। अब इसमें इसका ऑब्जेक्टिव है, क्लियर ऑब्जेक्टिव है और प्रायोरिटी भी दिया इन्होंने। पहला ही ऑब्जेक्टिव है कि 1 लाख स्क्वायर फीट एरिया का डेडिकेटेड इंक्यूबेशन स्पेस इनको बनाना है। ये मुझे नहीं लगता कि ये हुआ है। और जो चुने गए हैं, मंत्री भी बता रहे हैं कि कुछ लोगों को चुना है उन्होंने, अभी तक उसके लिए कमेटी नहीं बनी है। अब ये PSU महोदय काम नहीं कर रहा है, CEO कौन रहे कभी पता ही नहीं चल रहा है इसका, और इसका कोई ऑफिस भी नहीं है। कहा जा रहा है कि एक ऑफिस बनाने की बात हो रही है। तो 2016 से अब तक जो हुआ, और उसके बाद से माननीय मंत्री जी को बताना चाहिए कि अगर गंभीरता इतनी है इसके बारे में, तो सरकार ने कुछ भी किया है इसके बारे में? जो अपनी पॉलिसी है माननीय मंत्री जी उसके बारे में भी बताएं कि अपनी पॉलिसी लागू किया है कि नहीं लागू किया है। हमने तो स्पष्ट किया अध्यक्ष महोदय, ये नया है, इसको हम लोग और बेहतर तरीके से करेंगे। प्रयास तो सरकार कर रही है अध्यक्ष महोदय, इसलिए तो 101 आइडिया को स्क्रीनिंग करके उस पर किसको मदद करना है, किस तरीके से सरकार इसके लिए प्रयास कर रहा है। और ये तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कमेटी बनी है, चीफ सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ IT एंड ई-गवर्नेंस है, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री है, डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ IT एंड ई-गवर्नेंस है, CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ABVIL। तो जब बैठक होगी उसके बाद ये आइडिया पर चर्चाएं होगी, तब फिर उसको मदद करने की 25% या उससे अधिक होगा, किस तरीके से उसको मदद किया जाएगा ये होगा। और 2019 का मामला अध्यक्ष महोदय तत्कालीन सरकार की बात थी, उन्होंने 25% मदद किया था जरूर 22 आदमी को, लेकिन उसके बाद उसका अनुपालन किस तरीके से हुआ ये स्पष्ट नहीं है अध्यक्ष महोदय, अब इस पर हम कह नहीं सकते। लेकिन 2023 का जो पॉलिसी है उसको हम लोग कड़ाई से लागू करेंगे। सरकार का यह दूरदर्शी और महत्वाकांक्षी योजना है, इस पर कहीं कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। ठीक है सर जी बाबू, केवल एक बात अपनी कहकर या मंत्री से जिज्ञासा करके इसको समाप्त करूंगा। एक तो मंत्री जी को मानना चाहिए कि स्टार्टअप पॉलिसी में और AI में कोई संबंध नहीं है, ये सरकार भी कर रही है। अब इन्होंने अपने स्टार्टअप पॉलिसी में जो कहा है 2023 के बाद से अब तक, उसमें से एक भी क्यों नहीं किया है? अगर इतने मुख्य सचिव से लेके सारे बड़े बड़े विभागों के सचिव इसमें हैं, तो वो कर क्या रहे हैं आखिर इसके बारे में? एक बैठक नहीं किया, कोई कार्रवाई नहीं की, स्टार्टअप वालों को मदद नहीं किया, जबकि दुनिया भर के मेधावी बच्चे यहाँ हैं जो स्टार्टअप्स में आना चाहते हैं, नया आइडिया, माननीय मंत्री जी, उनको कोई मदद नहीं हो रही है। उसकी कोई समीक्षा नहीं है कि क्या हुआ, पहले 25% दिया। अध्यक्ष महोदय, अभी डिजिटल पंचायत बनाने का भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, डिजिटलाइज करने का, सारे सिस्टम को अपडेट विभागों में करने की बात है, इसलिए AI की महत्ता को हम लोग समझते हैं अध्यक्ष महोदय। लेकिन ये जो कमेटी बनी है डायरेक्टर्स की, उनकी एक बैठक होने दीजिए। सबसे पहले जिस बातों को उन्होंने पूछा है सदन में कि स्टार्टअप के लिए किन किन लोगों को मदद करना है, उसको जो प्रतिभावान बच्चे हैं जो इस राज्य के लिए बेहतर कर सकते हैं, उनको हम लोग प्रोत्साहन करें। तो इंतजार करें अध्यक्ष महोदय, 2-3 माह के अंदर में इस पे हम लोग। ठीक है सर। मान्य सदस्य तारांकित प्रश्न प्रकाश राम जी। अब पुट होने से कोई फायदा है नहीं, वो जहां आपका प्रश्न का उत्तर आ गया है कि नहीं, छोड़ दीजिए। अब पुट होने से कोई फायदा है नहीं शशि जी, कोई फायदा नहीं है, तो फिर भी विधानसभा में आएगा नहीं। आप क्या बोलना चाहते हैं? अध्यक्ष महोदय,
जेटेट के अभ्यर्थी सड़क पर है महोदय, प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका जो जेटेट का परीक्षा है, मैं सरकार से आग्रह कर रही हूँ कि तत्काल जो है जेटेट वो आ गया है, की कृपा करें, वो आ गया, क्योंकि न्यायालय का भी आदेश आ गया है। प्रकाश राम जी, आपको उत्तर मिल गया है, उसमें कुछ विसंगति होगा तो आप लिख के दीजिएगा, फिर हम लोग आपको उत्तर दिलवाएंगे लिखित। हाँ ठीक, चलिए प्रकाश राम जी। प्रकाश अध्यक्ष महोदय, प्रकाश राम जी। अध्यक्ष महोदय, मेरा पर्यटन से संबंधित मेरा सवाल था अध्यक्ष महोदय कि मैक्लुस्कीगंज स्थित जो है मैक्लुस्कीगंज एक काफी पर्यटन के क्षेत्र में जो है वो ऐतिहासिक जगह रहा है अध्यक्ष महोदय। 1933 में जो है वहाँ एंग्लो इंडियन का एक शहर बसाया गया था और काफी जो सुंदर जगह था। वहाँ काफी लोग जो है दूसरे राज्य से भी वहाँ लोग आते थे अध्यक्ष महोदय। और वहाँ पर 9 ऐसा एक जगह है पर्यटक स्थल के रूप में, जिसमें दूली गांव, सर्वधर्म स्थल, नकटा हिल्स जहाँ काफी सुंदर प्राकृतिक स्थल है अध्यक्ष महोदय, दामोदर नदी और डेगी नदी का जो है संगम है अध्यक्ष महोदय, जहाँ काफी लोग वहाँ हर साल पहुँचते हैं। डेगी नदी जहाँ खूबसूरत काफी अच्छा जंगल वहाँ जो है देखने को मिलेगा अध्यक्ष महोदय। चट्टी नदी, एंग्लो इंडियन बंगले, ये काफी जो है वहाँ पर मनमोहक स्थल के रूप में वहाँ पर स्थापित है अध्यक्ष महोदय। और इधर जो है कुछ वर्षों से वहाँ पर खास करके मैक्लुस्कीगंज में पूरे क्षेत्र में जो है काफी संख्या में ईंट भट्ठा लगा करके आप आज करीब 2025 के आसपास जाएंगे अध्यक्ष महोदय तो काफी घना जंगल वहां पर जो है देखने को मिलता था। आज इस 10 सालों में जो है पूरे माननीय सदस्य प्रश्न के रूप में आपने विषय को लिख के दे दिया है और सरकार की तरफ से भी उत्तर आ गया। अब इसमें आपको क्या पूछना है जी? कहाँ उत्तर आपको नहीं मिला है, उसको थोड़ा डिस्कस करते तो अच्छा होता। जी अध्यक्ष, पूछ लीजिए। हम माननीय मंत्री महोदय से खंड 1 में एक पैराग्राफ में जो उत्तर मिला है उसमें लिखे हैं कि वर्तमान में उक्त स्थल पर अन्य कोई कार्य नहीं कराया जा रहा है। इसका क्या तात्पर्य है महोदय? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम माननीय प्रकाश राम जी माननीय सदस्य का भी पूरक भी पढ़ देते हैं और उत्तर भी दे देते हैं महोदय, अगर आपकी इजाजत हो तो महोदय। आप उत्तर ही दे दीजिए, पूरक उनको पूछ लेने दीजिए, पूरक उनका अधिकार क्षेत्र में है। पूरक यही उनका महोदय उत्तर की रांची जिले के मैक्सुलीगंज जी एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो रहा है महोदय। आंशिक स्वीकारात्मक में महोदय, स्वीकारात्मक ही दिए हैं, आंशिक ही है लेकिन हम लोग स्वीकारात्मक दिया क्योंकि 2019 के दौरान श्रेणी बी के रूप में पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित है महोदय। यह स्पष्ट हो गया महोदय। खंड 2 में इनका जो है कई अवैध ईंटे भट्टे संचालन हो रहा है, अवैध तरीके से संचालन हो रहा है। ये खंड 2 में उनका उत्तर पूरक है महोदय। तो माननीय सदस्य खंड 2 में क्या कहना चाह रहे हैं, क्या चिंता व्यक्त कर रहे हैं वो स्पष्ट करें महोदय, फिर हम उस आधार पर आगे जवाब देंगे महोदय। माननीय प्रकाश जी, खंड 2 में अध्यक्ष महोदय उत्तर मिला है, लेकिन अध्यक्ष महोदय स्पष्ट नहीं, गोल मटोल उत्तर है अध्यक्ष महोदय। और जितने भी वहां ईंट भट्टे चल रहे हैं अध्यक्ष महोदय वो नियम के विरुद्ध है अध्यक्ष महोदय। वह जो है सीटीओ, माइनिंग परमिशन, किसी भी तरह का कोई कंसेंट लेकर के जो है वहां काम नहीं कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। कम से कम जो है वहां 1 लाख पेड़ पूरे क्षेत्र में इन भट्टेदारों के द्वारा जो है काटा गया अध्यक्ष महोदय। और भारत सरकार का एक गजट भी है अध्यक्ष महोदय कि ईंट भट्टों को जहां जो भट्ठा लगाना है, ईंट भट्टों के आवासों और फलों के बागों में 800 मीटर की न्यूनतम दूरी पर स्थापित किया जाना चाहिए अध्यक्ष महोदय। दूसरा, किसी भी क्षेत्र में भट्टों की अधिक संख्या से बचने के लिए मौजूदा ईंट भट्टों से कम 1 किलोमीटर की दूरी में। माननीय सदस्य, इसमें इस उत्तर से आप क्या, खंड 2 के उत्तर से आप क्या जानना चाहते हैं? अध्यक्ष महोदय, जो उत्तर दिया गया है जी, ये उत्तर जो है इस स्पष्ट नहीं है अध्यक्ष महोदय। इन्होंने जो है
रांची जिला अंतर्गत ईंट भट्ठेदारों को भट्ठा संचालन से संबंधित वैधानिक कागजात अथवा पर्यावरणीय स्वीकृति सीटीओ एवं खनन अनुज्ञप्ति प्राप्त कर ईंट भट्ठा संचालन करने हेतु कार्यालय दिनांक 20/1/2026 द्वारा पत्र निर्गत किया गया है। अध्यक्ष महोदय, ये जो है ईंट भट्ठा, ये लिख रहे हैं कि 20/1/2026 द्वारा पत्र निर्गत किया गया अध्यक्ष महोदय, और ये ईंट भट्ठा जो है बिना परमिशन का 10 सालों से चला जा रहा है अध्यक्ष महोदय। चलिए, तो हमारा सिर्फ ये कहना है कि जो अवैध रूप से जो ईंट भट्ठे चलाए जा रहे हैं उसमें लगभग 9 ईंट भट्ठा है अध्यक्ष महोदय। क्या माननीय मंत्री महोदय ये बताएंगे कि ये जो 9 ईंट भट्ठे हैं जिसमें आपके स्टील ब्रिक्स, उसके बाद एसआरपी ब्रिक्स, उसके बाद सूर्या ब्रिक्स, सपना ब्रिक्स, कृति ब्रिक्स, साहू ब्रिक्स, शुभ ब्रिक्स और शिवम ब्रिक्स और रानी ब्रिक्स जो अवैध तरीके से जो भट्टे चलाए जा रहे हैं, क्या अध्यक्ष महोदय वहां पर्यावरण के दृष्टि से और पर्यटक स्थल के दृष्टि से क्या इसको बंद करना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य प्रकाश राम जी का दूसरा खंड का वो पूरक पूछ रहे थे महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से बताना चाहिए कि माननीय सदस्य कह रहे थे 9 ईंट भट्टे, हम वहां 30 ईंट भट्टा संचालित महोदय, 9 नहीं, उस क्षेत्र में 30 ईंट भट्टे संचालित है। आप माननीय सदस्य कह रहे हैं कि 9 ईंट भट्टे अवैध रूप से, तो बाकी क्या वैध है महोदय? ये कैसे रिफाइन कर पा रहे हैं? हमने इसलिए उत्तर में कहा है महोदय 30 का 30 की कागजात की मांग की गई है। 7 दिन 2026 को सीओ और संबंधित पदाधिकारियों और डीएमओ को निर्देशित किया गया है महोदय। कागजात के अवलोकन के पश्चात जो भी फलाफल आएगा उस आधार पर कार्रवाई होगी महोदय। आप बोलिएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि 9 नहीं 30 चल रहे हैं, क्या गौरव के साथ बोल रहे हैं? इसमें गौरव की बात है कि जहां पर्यटक स्थल की बात हो रही है, मैक्लुस्की गंज की बात हो रही है अध्यक्ष महोदय, वो विकसित हो रहा है। एक तरफ कह रहे हैं कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा देंगे, पर्यटन को बढ़ावा देंगे, दूसरी तरफ वहां पर 30 चल रहा है। अब इनसे गलती हुई, क्या हुई? 9 का ही इन्होंने जिक्र किया, सरकार खुद कह रही है कि 30 चल रहे हैं और इन्होंने 7/3/2026 को अपने उत्तर में कहा है कि 7/3/2026 को कागजात मांगे गए हैं, सारी चीजें मांगी। इसका मतलब सरकार स्वीकार कर रही है कि इसके पहले सरकार सोई हुई थी अध्यक्ष महोदय। इसका मतलब सरकार के संरक्षण में ये ईंट भट्ठे अवैध रूप से चल रहे हैं या माननीय सदस्य बोल चुके हैं कई सालों से, नहीं बोल 10 साल से अधिक से चल रहे हैं। कोई भी माननीय, देखिए अध्यक्ष महोदय, आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं अध्यक्षता कर रहे हैं, हमारे कुर्सी पर निगाह मत डालिए। नहीं निगाह, माननीय सदस्य सदन में इस विषय को रखे। मैं पिछले कई सालों से 10 साल का जिक्र किया। मैं आपकी कुर्सी पर मैं आपकी कुर्सी चलिए, पर बैठने का इच्छुक नहीं हूँ अध्यक्ष महोदय। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अध्यक्ष महोदय जब ऐसी चीजें हैं तो ये देखना सरकार को है कहाँ पर इलीगल हो रहा है अध्यक्ष महोदय। तो ये कागजात अभी मंगा रहे हैं अध्यक्ष महोदय, यानी माननीय सदस्य के प्रश्न के बाद सरकार की नींद खुली है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यदि अभी ही नींद खुली है तो सरकार जांच करके और वैसे अवैध क्रेशर हो, भट्ठा हो या कोई भी इलीगल गतिविधियां है उस पर रोक लगाने का काम करे। इतना ही तो डिमांड है। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, आगे सीपी बाबू हमारे गार्जियन है, बराबर मार्गदर्शक रहे हैं, बार बार कहते हैं और आज इस बात को कहे कि माननीय मंत्री जी कह रहे थे बड़ा गर्व से कि 30 चल रहा है। महोदय सरकार हम छुपा नहीं रहे महोदय, प्रकाश जी कुछ छुपा रहे थे कि 9 तो हम कह दिए 30 चल रहा है महोदय, हम उत्तर में अंकित है। अब वैध है कि अवैध है इस पर जांच हो रहा है। मैंने ये कहा महोदय संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है, अवलोकन के उपरांत जो भी फलाफल होगा उस आधार पर कार्रवाई होगा महोदय।
प्रकाश मैंने जी स्पष्ट कहा महोदय। और रह गया दूसरा, अध्यक्ष महोदय, ये 30 ईंट भट्टे के बारे में इन्होंने लिखा है कि पूरे रांची जिला में 30 भट्टे के बारे में इन्होंने चर्चा किया। अध्यक्ष महोदय, हम ये कह रहे हैं कि पार्टिकुलर जो जहां पर पर्यटक स्थल है और जिन भट्टेदारों से प्रभावित हो रहा है, ये उसके बारे में हमने कहा कि 9 ऐसे भट्टेदार हैं जिससे आपका वहां पर्यटन जो है, पर्यटक स्थल जो है प्रभावित हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, और हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो 9 लोग हैं पार्टिकुलर, जहां पर कम से कम 1 लाख जांच करा लीजिए कि वहां पर कम से कम जो है बिना परमिशन का 1 लाख लकड़ी जो है काटा गया है। अध्यक्ष महोदय, पूरा डेगा डेगी नदी का जो है पूरा बालू उठा करके जो है वो नदी को समाप्त कर दिया, जहां पर हर साल प्रतिदिन कम से कम 100-200 और हर साल जो 5000 लोग वहां पहुंचते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, ये जो पार्टिकुलर जो 9 लोग हैं जिससे पर्यटक स्थल जहां पर है, जहां लोग आते जाते हैं, हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, और इस भट्टे के भट्टा चलाने से वहां लोगों का आना जाना कम होते जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, सिर्फ हम ये कहना चाहते हैं कि क्या इस भट्टे को तत्काल जो है बिना परमिशन के जो चलाए जा रहे हैं और बिना परमिशन के जो लकड़ी जो काटते हैं, इस पर कार्रवाई करते हुए आप बंद करना चाहेंगे? चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर माननीय सदस्य प्रकाश राम जी उस बात को बलपूर्वक दोहरा रहे हैं महोदय, कह रहे हैं कि रांची जिला में महोदय इनका प्रश्न है मैक्सिलीगंज में, और मैक्सिलीगंज में हम कह रहे हैं महोदय 30 तो 30 चल रहा है महोदय, उसकी सूची भी आपके माध्यम से भिजवा देते हैं महोदय, और मैं 30 पर जांच करवा रहा हूं महोदय, 30 पर भी नियम संगत और विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे, हम तो बोल रहे हैं महोदय। ठीक, चलिए। उदय शंकर सिंह जी, उदय शंकर सिंह जी, अब जांच के फलाफल आने दीजिए, सीपी बाबू कंक्लूड करिए दिए। एक मिनट चुना बाबू। अध्यक्ष महोदय, एक समय निर्धारित कर दीजिए माननीय मंत्री महोदय, कब तक ईंट भट्टा जो है बंद करा दिया जाएगा? चलिए माननीय मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है, कागजातों को अवलोकन कर रहे हैं, सभी ईंट भट्टादारों से कागजातों की मांग कर रहे हैं महोदय, जो ही कागजात आएगा, लेकिन अति शीघ्र हम माननीय महोदय आपसे माध्यम से माननीय सदस्य को अति शीघ्र इस पर कोई निष्कर्ष पहल और कार्रवाई की जाए। चलिए माननीय चुना बाबू। सर, तो माननीय सदस्य के द्वारा जो प्रश्न लाया गया, वो प्रश्न की स्थिति ये है मान्यवर कि एक ही समय में खनन, भूतत्व और पर्यटन दोनों का प्रश्न है। तो हम आपके माध्यम से बस यही आग्रह करना चाहते हैं कि स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का है। अब हम भी जवाब देने के लिए तैयारी करके आए हुए हैं, माननीय खनन भूतत्व विभाग भी करके आया हुआ है, तो यही आग्रह होगा कि स्पेसिफिक आए। ठीक, चलिए माननीय चुना बाबू। चुना बाबू, हो गया प्रकाश जी, आप उसको जांच होने दीजिए। हाँ भाई, एक विभाग दूसरे विभाग से रिलेटेड है, ये बात तो सही है। तो फिर ठीक, एक विभाग दूसरे विभाग से संबंधित। माननीय मंत्री के द्वारा ये कहना है कि ये स्पेसिफिक जो है स्पेशल उसके लिए आना चाहिए, हमको लगता है कि औचित्य नहीं है। चलिए माननीय चुनाव जी। अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के खंड 1 में है आंशिक स्वीकारात्मक है, जिसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी देवघर का हवाला है कि इसमें 18 शिक्षक हैं, जिसमें 7 पीजीटी में, 7 टीजीटी में और 4 प्राथमिक शिक्षक हैं। तो मैं जानना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि क्या ये शिक्षक गण 18 वहां कार्यरत हैं? माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य ने जो मूल रूप से प्रश्न किया है, विभाग ने बड़ा स्पष्ट उत्तर दिया है। अगर माननीय सदस्य चाहें तो मैं नाम के साथ बता सकता हूं या सिर्फ संख्या बता दूं? नाम के साथ बता दूं? ठीक, उसी स्कूल में कार्यरत हैं? हाँ, जो उस स्कूल में कार्यरत हैं उनका मैं नाम बता देता हूं, जो नहीं है उनका भी बता देता हूं। जैसे मान्यवर अनिल कुमार झा, उसी माननीय सदस्य बैठिए। अनिल कुमार झा उसी स्कूल में कार्यरत हैं। रजनी कुमारी कार्यरत हैं, कुमार विक्रम कार्यरत हैं, तरुण कुमार कार्यरत हैं,
भारती सोरेन कार्यरत हैं, राजनारायण सिंह कार्यरत हैं, विनय कुमार कुशवाहा कार्यरत हैं, लोकेश कुमार कार्यरत हैं, जयराम कार्यरत हैं, मंजू कुमारी कार्यरत हैं और बाबुन रविदास कार्यरत हैं। जो प्रतिनियुक्त हैं मैं उनका भी नाम पढ़ के सुना देता हूं मान्यवर। शैलेश कुमार उत्क्रमित उच्च विद्यालय चितलोड़िया देवघर प्रतिनियुक्त हैं। बाल कन्हैया जी उत्क्रमित उच्च विद्यालय चितलोड़िया देवघर में प्रतिनियुक्त है मान्यवर। और एक नेहा कुमारी सिंह एसओई जगन्नाथपुर रांची में है। कुल नामांकन 784 है। 1 to 5 में 2 पारा शिक्षक हैं, 2 सहायक शिक्षक हैं और 6 to 8 में 2 सहायक शिक्षक हैं। कुल ये वहां पर शिक्षकों की उपस्थिति है मान्यवर। मान्य सदस्य और कुछ पूछना है? अध्यक्ष महोदय, जी हाँ, यही तो मैं जानना चाहता था कि देवघर से वो डिप्यूटेशन में है रांची, तो उनकी पोस्टिंग वहां करके जगह को भी छेक के रखा गया है, जिसके चलते वहां के बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती। जो लगभग 800 विद्यार्थी वहां पर हैं। तो एक तो जिला से बाहर डिप्यूटेशन होने की शायद नियम नहीं है, और अगर हुआ है तो किस परिस्थिति में, या नहीं तो उनकी यही पोस्टिंग ही कर दिया जाए और वहाँ दूसरे शिक्षक को, और जो और 3 शिक्षक डिप्यूटेशन में हैं वो वहाँ नहीं रहे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पढ़ाई में बहुत क्षति होती है और उस स्कूल का रिपुटेशन या रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। इसको ध्यान में रखा जाए अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्यों का जो है उसको ध्यान में रखकर उसको निराकरण करिए। 784 बच्चे हैं। हाई स्कूल में 11 शिक्षक पदस्थापित हैं। 1 to 5 में 4 हैं और 6 to 8 में 2 हैं। तो 4 और 6 और 11 कुल 17 शिक्षक वहां पदस्थापित हैं मान्यवर। 784 बच्चे हैं। छात्र शिक्षक अनुपात के हिसाब से बहुत विसंगति प्रतीत नहीं होती है। और एसओई जगन्नाथपुर में जिस शिक्षिका का प्रतिनियुक्ति हुआ है वो इकोनॉमिक्स की पीजीटी है, और राज्य सरकार ने इस सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को बेहतर करने के लिए राज्य भर से रखा है। फिर भी मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि छात्र शिक्षक के अनुपात को ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से वहां पर किसी के पदस्थापन का प्रयास किया जाए। डॉक्टर श्री कुशवाहा शशि भूषण मेहता जी पूछिए। धन्यवाद महोदय। हो गया चुनाव बाबू? बांध प्रस्तावित उच्च विद्यालय गोपी बांध जो गैर सरकारी स्थापना अनुमति प्राप्त है, जिसका संचालन विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा किया जाता है, इसमें हमने लिखा था, प्रश्न किया था कि बेंच वगैरह, डेस्क वगैरह और वहाँ की फैसिलिटीज बढ़ाई जाए के विषय में। तो माननीय मंत्री जी, मैं इस और उसमें एक और है जो हेडक्वार्टर का ये स्कूल है। दिक्कत ये होता है माननीय सदस्य कि किसी भी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा विषय को अगर समावेशित कर दीजिएगा तो उत्तर डाइल्यूट हो जाता है। क्वेश्चन में तो उसमें बेंच डेस्क भी है, पठन पाठन भी है, शिक्षक शिक्षिका भी है, नॉन टीचिंग स्टाफ भी है, तो दिक्कत हो जाता है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का कि इस चिंता का भी उत्तर स्पष्ट है कि जो बेंच डेस्क की कमी थी उसकी व्यवस्था विभाग के द्वारा कर ली गई है, और 25/2/2026 का जेईपीसी का पत्र भी हमको दिख रहा है इसमें। माननीय सदस्य अगर चाहेंगे तो हम भेज देंगे। इसके अलावे मान्यवर वहां पर आपूर्ति कर दी गई है और वहां पर पैसा भी मौजूद है। शिक्षक उसके कोष में 4,65,000 रुपया मात्र उपलब्ध है। तो स्कूल प्रबंधन समिति आवश्यकता अनुसार बेंच डेस्क की खरीदी भी कर सकती है। चलिए हम सब पुकार दिया है माननीय डॉक्टर शशि भूषण कुशवाहा को। चलिए शशि भूषण शत्रुघ्न जी, इसके बाद शत्रुघ्न जी बोलिए। शशि महोदय, मेरा प्रश्न कृषि आधारित कृषि उत्पाद और लघु वन उपयोग से संबंधित बांकी विधानसभा में उद्योग लगाने से संबंधित था। जवाब मिला है, लेकिन इसमें हम
संतुष्ट नहीं है, लेकिन इसको मोटा मोटी कहें कि जो जवाब मिला है उसे संतोष होना पड़ेगा। क्योंकि पांकी विधानसभा पूरी तरह से किसी प्रधान ये प्रखंड है और विधानसभा है, उसमें वनोपयोगी जो उत्पाद होते हैं वो काफ़ी मात्रा में मिलते हैं। तो उसी संबंधित है सो ये लगाने का, फूड प्रोसेसिंग लगाने के लिए हमने सवाल किया था, लेकिन उसका जवाब उससे संबंधित नहीं मिला। लेकिन जवाब जो मिला उसमें कहा गया है कि अगर कोई इच्छुक व्यक्ति हो तो उसको हम लोग ऐसे प्रोसेस करेंगे और ये करेंगे, इसको हम लोग प्राथमिकता देंगे। तो मैं मंत्री जी से यही कहना चाहूँगा कि चीनी मिल हो या फिर और है सो ये दूसरे उद्योग जो लगाना चाहें उस पर लगाने की इच्छा रखते हैं पांकी विधानसभा में, जिससे कि लोग पलायन होता है। भैया ये शिक्षित बेरोजगारों का दूसरे जगह जाते हैं, उधर ही सुइया बंधुआ में अधिकतर रहते हैं, उनका लाश ही आता है जब वहाँ पर बाहर जाते हैं तो अधिकतर। तो इस समय अगर आश्वासन मिलता तो अच्छी बात थी। माननीय मंत्री जी। महोदय, चूंकि हम आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हम लोगों के पास कोई ऐसा अभी तक जो है किसी कंपनी के द्वारा एप्लीकेशन नहीं आया है। दूसरा है कि उद्योग सरकार नहीं लगाती है महोदय। तो अगर किसी का एप्लीकेशन आएगा महोदय तो हम लोग उस पर नियम कानून के हिसाब से विचार करेंगे महोदय। चलिए महोदय, ठीक, धन्यवाद महोदय। लेकिन चीनी मिल अगर सरकार उसको लगाती तो बहुत अच्छा रहता महोदय, क्योंकि वह काफी इस इलाका में अब ये होता है, एक उत्पादन होता है महोदय। तो चीनी मिल लगाने के लिए सरकार अगर करती आगे आती तो बहुत अच्छी बात होती महोदय। हिसाब से मामला है। पिछले दिन सत्र में उन्होंने कहा था। एक मिनट शत्रुघ्न जी। अध्यक्ष महोदय, हमने स्पष्ट माननीय सदस्य को बताया महोदय कि सरकार उद्योग नहीं लगाती महोदय, और कोई भी एप्लीकेशन आएगा चीनी मिल के लिए महोदय तो निश्चित रूप से नियम कानून के हिसाब से उस पर प्राथमिकता देंगे महोदय। एक चलिए शत्रुघ्न, मान्य सदस्य शत्रुघ्न मत तो आप सूचना भी दे दीजिए, शून्यकाल भी पढ़ एक बात बोलने दीजिए, पहले एक शब्द शून्यकाल भी पढ़ दीजिए। तो एक मिनट सर, एक मिनट प्लीज। शून्यकाल से पहले बोलना चाहते हैं। मुझे माननीय मंत्री सोनू जी ने कहे थे कि 5 विद्यालय का नाम बताइए जहां पर छात्र नहीं है। तो मैं बताना चाह रहा हूं, मॉडल स्कूल चान्हो में लगभग 3 करोड़ लागत से भवन बना है, जो 2 शिक्षक पदाधिष्ठ है, उसमें एक भी छात्र नहीं है। और अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र बजट सत्र में के दौरान 4/3/25 को माननीय सदस्य हमारे राज सिन्हा जी के अल्पसूचित प्रश्न में उत्तर में माननीय मंत्री जी ये स्वीकार किया था कि राज्य में 103 विद्यालय ऐसे हैं जहां शिक्षक तो है पर छात्र नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी के संग में देना चाह रहा हूँ। चल ठीक, आप एक मिनट माननीय मंत्री जी, ठीक आप कुछ बोलना चाहते हैं? माननीय अध्यक्ष, माननीय एक मिनट सुन लेते हैं, उसके बाद आपका शून्यकाल होगा। चलिए। माननीय उद्योग मंत्री, अभी माननीय हमारे सुश्री भूषण जी पूछ रहे थे अध्यक्ष महोदय, तो मैं इतना ही कहना, माननीय उद्योग मंत्री अभी जवाब दे रहे थे, तो मैं इतना ही कहूंगा, बेचारा मायूस बैठे रहते हैं। जब राज्य सरकार जब विदेश दौरा करती है अध्यक्ष महोदय, पूंजी निवेश के लिए अध्यक्ष महोदय, उद्योग के लिए अध्यक्ष महोदय, और माननीय उद्योग मंत्री को विदेश दौरा में नहीं ले जाते, इनके अधीनस्थ अधिकारियों को ले जाती है अध्यक्ष महोदय, तो कैसे उद्योग लगेगा मुझे समझ में सामाजिक। इसलिए मैं माननीय सीपी बाबू कि जब भी विदेश दौरा पर जाए तो उद्योग के संबंधित तो माननीय उद्योग मंत्री को भी, माननीय सीपी बाबू आपको पता होना चाहिए विदेश दौरा के समय सामाजिक कर्तव्यों में व्यस्त थे। चलिए, सामाजिक कर्तव्यों में थे। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष, 1 मिनट खाली। एक विद्यालय का नाम उन्होंने कहा मॉडल स्कूल चान्हो, 2025 से लेकर 2026 तक की तो बात मैं नहीं, कागज हम आपको भिजवा देते। हाँ, कागज हमको भिजवा दिया जाए, मैं कोशिश करूंगा कि दूसरी पाली। चलिए, शून्यकाल का नहीं, सरकार स्वीकार भी किया है। आप पिछले बजट सत्र में माननीय कि 103 विद्यालय ऐसे हैं जहां पर छात्र नहीं है। 25 से लेकर 2026 में दामोदर में बहुत पानी बह गया है। चलिए, जवाब आपका सर, आपका जवाब है। चलिए, शून्यकाल पढ़िए शत्रुघ्न जी, और कागज भेजिए। अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल के माध्यम से मैं सरकार ध्यान करना चाह रहा हूं
समग्र शिक्षा अभियान के तहत राज्य में 22 वर्षों से लगभग 1400 उच्च योग्यताधारी बीआरपी सीआरपी काफी कम मानदेय पर कार्यरत हैं। इन लोगों से सरकार अन्य कार्य भी लेती है। इन लोगों द्वारा वर्षों से योग्यतानुसार विभिन्न विभागों में इनके समायोजन, मानदेय बढ़ोतरी कर 35,000 रुपये करने, सीटेट परीक्षा में 50% आरक्षण एवं अप्रशिक्षित बीआरपी सीआरपी का इग्नू से प्रशिक्षण दिलाकर नियुक्ति की मांग लगातार की जा रही है। मैं सरकार से उक्त मांगों को अविलंब पूरी करने की मांग करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य लुईस मरांडी जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। जामा विधानसभा अंतर्गत रामगढ़ प्रखंड के कड़बिंदा में निर्मित 50 बेड प्रीफेब अस्पताल भवन अब तक उपयोग में नहीं है। अस्पताल का संचालन जनहित में अति आवश्यक है। इसके चालू होने से आसपास के लगभग 100 से अधिक गांवों के लोग लाभान्वित होंगे। अतः आसन के माध्यम से सरकार से मांग करती हूं कि उक्त भवन में अस्पताल शुरू करने की कृपा की जाए। माननीय सदस्य जीगा सुसारन होरो। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। गुमला जिला अंतर्गत सिसई विधानसभा क्षेत्र के ग्राम प्रधानों को 2 साल से मानदेय के भुगतान नहीं हुआ, जिससे क्षेत्र का ग्राम प्रधानों को काफी उदास है। समय से मानदेय नहीं मिलने पर उनका आजीविका में भी असर हुआ है। असम के माध्यम से मांग करता हूं कि ग्राम प्रधानों को मानदेय जल्दी से जल्दी भुगतान कराया जाए। धन्यवाद। संजीव सरदार जी। अध्यक्ष महोदय, झारखंड ओडिशा सीमा स्थित तिरिंग काली मंदिर के समीप मुख्य पथ से वनाकटा पाटापनी हाड़ियान एवं क्वाली तक जाने वाली सड़क जर्जर एवं संकीर्ण है, जिसमें दक्षिण पोटका क्षेत्र की आवागमन प्रभावित होता है कि वर्षा ऋतु स्थिति को भी खराब हो जाती है। तो मैं सरकार की से उक्त पथों को सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण सदन के माध्यम से करता हूँ। माननीय सदस्य भूषण तिर्की जी। अध्यक्ष महोदय, गुमला जिला के 1331 स्कूलों में छात्र छात्राओं के लिए शौचालय और पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं है। पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण छात्र छात्राओं को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छात्राएं खुले में शौच करने को मजबूर हैं। 30 स्कूल में छात्राओं और 40 स्कूल में छात्रों के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है तथा 50 स्कूलों में पेयजल की व्यवस्था नहीं है। मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि गुमला जिला के सभी स्कूलों में शौचालय और पेयजल की समुचित व्यवस्था की बहाल की जाए। माननीय सदस्य स्वरूप चटर्जी जी। अध्यक्ष महोदय, धनबाद जिला में चौकीदार नियुक्ति की परीक्षा 2024 विज्ञापन संख्या 1/2024 के तहत कुल 330 पदों के विरुद्ध 31 जनवरी 2025 को केवल 332 अभ्यर्थियों को नियुक्ति की गई थी, जिससे 58 पद अभी भी रिक्त है। द्वितीय मेगा सूची अब तक प्रकाशित नहीं होने से योग्य अभ्यर्थी प्रतीक्षा में है। अतः सरकार से अनुरोध है कि शीघ्र द्वितीय मेगा सूची प्रकाशित कर शेष पदों पर नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। माननीय सदस्य नीरज यादव जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, देवघर से बासुकीनाथ धाम तक दंडवत जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अलग से कॉरिडोर बनाने के संबंध में सरकार से कहना चाहती हूँ महोदय कि हर साल सुल्तानगंज से जल उठाकर देवघर में जलाभिषेक करके बाबा बासुकीनाथ दंडवत जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या हजारों में होती है महोदय। दंडवत जाने वाले भक्तों के लिए अलग से कोई कॉरिडोर की व्यवस्था नहीं है महोदय, जिससे कई प्रकार की दुर्घटना का भय बना रहता है। अतः सरकार से मांग करती हूँ कि व्यापक जनहित में उक्त पथ पर ऐसे श्रद्धालुओं के लिए अलग से कॉरिडोर का निर्माण कराया जाए। माननीय सदस्य नरेश प्रसाद सिंह जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र विश्रामपुर के गढ़वा जिला के कांडी प्रखंड स्थित ग्राम सोहगाड़ा एवं पलामू जिला के प्रखंड मोहम्मदगंज के बीच कोयल नदी पर पुल निर्माण कराने की मांग सदन के माध्यम से सरकार से करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य मंजू कुमारी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। झारखंड अपनी समृद्ध आदिवासी संस्कृति, गौरवशाली इतिहास एवं प्राकृतिक पर्यटन स्थलों के कारण देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करता है।
प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं, किंतु राज्य में ऐसा समग्र संग्रहालय नहीं है जहाँ झारखंड की संस्कृति, इतिहास तथा प्रमुख पर्यटन स्थलों की जानकारी एवं एक ही स्थान पर मिल सके। अतः पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु विश्व स्तरीय झारखंड हेरिटेज म्यूजियम स्थापित करने की मांग मैं सरकार से करती हूँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अनंत प्रताप देव जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। गढ़वा जिला के भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगर उटारी स्थित विश्व मंदिर, श्री बंशीधर मंदिर और राजा पहाड़ी शिव मंदिर में प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन हेतु आते हैं। पर्यटकों की सुविधा और स्थानीय रोजगार व राजस्व वृद्धि हेतु यहाँ रोपवे निर्माण की अत्यंत आवश्यकता है। अतः जनहित के उक्त दोनों स्थानों पर अविलंब रोपवे निर्माण कराने की मांग सदन के माध्यम से सरकार से करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य संजय कुमार सिंह यादव। अध्यक्ष महोदय, पलामू जिला के हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बालिका +2 विद्यालय हुसैनाबाद में लगभग 800 छात्राएं उर्दू भाषी हैं, परंतु एक भी उर्दू शिक्षक का पद स्वीकृत नहीं है। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि बालिका +2 विद्यालय हुसैनाबाद में उर्दू शिक्षक का पद स्वीकृत करते हुए उर्दू शिक्षक का पदस्थापन किया जाए। माननीय सदस्य सुरेश पासवान जी। अध्यक्ष महोदय, रेतों को वापस करने के संबंध में है महोदय देवघर जिला के अंतर्गत चांदपुर मौजा के रेतों का जमीन डाबर इंडिया लिमिटेड को 50 वर्षों के लिए लीज दिया गया था महोदय। लीज का अवधि 2013 में समाप्त हो गया महोदय। इस संबंध में झारखंड उच्च न्यायालय में वाद संख्या WPC 5222 में पारित आदेशानुसार कानून बदलकर रेतों को रेती जमीन वापस करना था महोदय, लेकिन अभी तक महोदय रेतों को जो है जमीन वापस नहीं किया गया। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि रैयत जो है वहां भुखमरी के कगार पर हो गया है महोदय। अभी तक जो है उसका जमीन वापस नहीं किया गया। डाबर इंडिया लिमिटेड जो है वह जमीन लिया था दवाई लगाने के लिए महोदय, नहीं मिला, इसलिए जो है इसको मांग किए हैं महोदय। माननीय सदस्य राम सूर्या मुंडा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपके माध्यम से सरकार का ध्यान खूंटी जिला की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं, जो लाख की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अधिकांश आदिवासी परिवार इससे जुड़े हैं, पर खरीद बिक्री व प्रसंस्करण व्यवस्था नहीं है। अतः किसी भी उपयुक्त मद से लाभ मंडी, प्रसंस्करण केंद्र व आदिवासी संचालित छोटे उद्योग स्थापित कर जीविकोपार्जन सशक्त किया जाए। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। माननीय सदस्य दशरथ गगरा जी। अध्यक्ष महोदय, कोल्हान प्रमंडल में अवस्थित 14 अग्र परियोजना केंद्रों में पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के आधे से अधिक पद रिक्त है, जिससे कोल्हान में तसर उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। मैं सदन के माध्यम से सरकार से ये मांग रखता हूं कि कोल्हान प्रमंडल के 14 अग्र परियोजना केंद्रों में रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य राज सिन्हा जी। अध्यक्ष महोदय, धनबाद जिला सहित राज्य के सभी प्रखंड कार्यालयों में झारखंड शिक्षा परियोजना अंतर्गत पिछले 12 वर्षों से कार्यरत MIS कोऑर्डिनेटरों के वेतन मानदेय में वृद्धि नहीं होने के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि अन्य सभी समतुल्य पदों पर कार्यरत कर्मियों का विगत 7 वर्षों में वेतन मानदेय वृद्धि हो चुकी है। अतः मांग है कि राज्य अंतर्गत सभी MIS कोऑर्डिनेटरों के वेतन मानदेय में वृद्धि की जाए। माननीय सदस्य अमित कुमार यादव जी। अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य में निवास करने वाले घटवाल जाति की सभ्यता, संस्कृति, रहन सहन आदिवासी समाज से मिलता जुलता है, परंतु अब तक इन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं किया गया था। व्यापक लोकहित में उक्त जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का मांग सदन में सरकार से करता हूँ। माननीय सदस्य श्रीमती ममता देवी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। झारखंड राज्य के निर्माण में
झारखंड आंदोलनकारियों का योगदान अतुलनीय है। आज आवश्यकता है कि उनके त्याग और बलिदान का सम्मान किया जाए। अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि चिन्हित झारखंड आंदोलनकारियों या उनके आश्रितों को राज्य सरकार की नियुक्तियों में ग्रुप बी, सी एवं डी पदों पर 10% आरक्षण सुनिश्चित किया जाए, ताकि उनके परिवारों का सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हो सके और आंदोलनकारियों को सच्ची श्रद्धांजलि मिल सके। धन्यवाद अध्यक्ष। माननीय सदस्य मथुरा प्रसाद महतो जी। अध्यक्ष महोदय, हजारीबाग जिला के कटकमदाग प्रखंड के बेस पंचायत क्षेत्र में संचालित नरसिम्हा आयरन स्पंज प्लांट, जगत तारिणी स्पंज प्लांट, हिंदुस्तान पोल फैक्ट्री तथा झारखंड सेल्फ फैक्ट्री द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण से पंचायत के निवास करने वाले ग्रामीणों के काफी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। अतः मैं मांग करता हूँ कि पंचायत में संचालित सभी उद्योग उच्च स्तरीय जांच कर प्रदूषण से फैलाने वाले उद्योग पर सख्त कार्रवाई की जाए। महोदय। माननीय सदस्य धनंजय सोरेन जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। साहिबगंज जिला अंतर्गत प्रखंड तलजारी पंचायत भदभंगा संथाली के ग्राम भदभंगा पहाड़ में 500 घर है और 2000 की आबादी है। गांव में बिजली एवं सड़क भी नहीं है। इसके कारण ग्रामीण अत्यंत कठिनाई में है। अतः सरकार से सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द उक्त गांव में सड़क एवं बिजली का सुविधा उपलब्ध कराया जाए। माननीय सदस्य ताजुद्दीन जी। अध्यक्ष महोदय, झारखंड स्वास्थ्य विभाग में पिछले 20-25 वर्षों से टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत लैब टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत कर्मियों के नियमितकरण की दिशा में अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तथा उन्हें पीएफ, पेंशन, मातृत्व चिकित्सा अवकाश, वेतनमान, एचआर पॉलिसी जैसे मूलभूत सुविधा भी प्राप्त नहीं होती है। अतः मैं व्यापक लोकहित में सरकार से मांग करता हूं कि स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत लैब टेक्नीशियनों का नियमितीकरण का उचित वेतनमान दिया जाए। माननीय सदस्य डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता। अध्यक्ष महोदय, पलामू जिला के पांकी विधानसभा अंतर्गत धूप छतरपुर मार्ग में अमानत नदी पर निर्माणाधीन करोड़ के लागत का पुल 8 वर्षों से अधूरा है। विभाग द्वारा संवेदक को 92% की राशि भुगतान कर दिया। बरसात में पुल का एक हिस्सा धंस गया, जिसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर 3 सदस्यीय जांच टीम बनी। न तो आज तक गड़बड़ झाला का जांच हुआ, न ही पुल का निर्माण हुआ। मैं सदन के माध्यम से जांचोपरांत संवेदक और विभागीय अभियंता के विरुद्ध कार्रवाई करने और अधूरे पुल का निर्माण अविलंब कराने की मांग करता हूं। माननीय सदस्य सुरेश कुमार बैठा जी। अध्यक्ष महोदय, कांके विधानसभा के खलारी स्थित चूरी कॉलोनी और राय दरहा टाड़ के बीच 10 से 12 वर्ष पूर्व बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। इसे रांची चतरा मुख्य मार्ग का संपर्क टूट गया है। प्रशासन ने भारी वाहनों पर रोक लगा दी है। सरकार से आग्रह है कि इस घटिया निर्माण के लिए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करें और जनहित में पुल की तत्काल मरम्मत या पुनर्निर्माण कराकर आवागमन बहाल करने की कृपा सदन से करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री नगेंद्र महतो जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, झारखंड में सरकारी योजनाओं के बावजूद 3 वर्षों में 1.17 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ा और 11 लाख का पता नहीं। इनमें 65% छात्र ड्रॉप आउट और 12-15 वर्ष की आयु के हैं। इसके कारण पारिवारिक समस्याएं, प्रेरणा अभाव, जनजातीय व हिंदी भाषा में तालमेल की कमी तथा शिक्षकों के रिक्त पद हैं। मैं सरकार से इन कारणों को चिन्हित कर ड्रॉप आउट पर तुरंत रोक लगाने की मांग करता हूं। माननीय सदस्य सोमेश चंद्र सोरेन। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत घाटशिला प्रखंड में स्थित ब्रुअरी डैम का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, जहां झारखंड के साथ साथ पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा के सभी वर्ष अनेक पर्यटन आते हैं, किंतु यहां आवश्यक आधारभूत सुविधा एवं समुचित विकास का अभाव है। अतः सदन से मेरी मांग है कि ब्रुअरी डैम में योजनाबद्ध
तरीका से एक विकास कर आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराई जाए ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिले, राजस्व वृद्धि हो तथा स्थानीय लोगों को रोजगार का अवसर सृजित हो। धन्यवाद। माननीय सदस्य समीर कुमार महंती जी। अध्यक्ष महोदय, गुड़ाबंदा प्रखंड के बनमाकड़ी में स्थित कल्याण विभाग द्वारा संचालित बनमाकड़ी मेसो ग्रामीण अस्पताल का चिकित्सा कर्मियों के विगत 5 माह से मानदेय का भुगतान नहीं होने के कारण वो हड़ताल पर है। फलस्वरूप गुड़ाबंदा प्रखंड में इलाज का एकमात्र प्रतिष्ठान में चिकित्सा कार्य पूरी तरह से ठप है और लोग परेशान हैं। आसन के माध्यम से उक्त चिकित्सा कर्मियों के मानदेय को अविलंब भुगतान करके अस्पताल को चालू करने का ये किया जाए। ध्यान आकर्षण की सूचनाएं सर्वश्री रोशन लाल चौधरी जी। अभी राजबाबू थोड़ा होने दीजिए शुरू। बैठिए, ठीक है, ले लेंगे आपका सूचना। बैठिए रोशन जी। अध्यक्ष महोदय, ले लेंगे। चलिए रोशन जी, पढ़ आप कल का स्थगित प्रश्न है, आपको पढ़ने के लिए कहा गया था, पढ़ के आप उसका पूरा प्रश्न पूछिए। मेरा 2 पक्ष में प्रश्न था। पहला पक्ष था कि MMDR एक्ट 1957 का अनुपालन पूरे NTPC विस्थापित क्षेत्र में नहीं हो रहा है और दूसरा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का अनुपालन भी नहीं हो रहा है और NTPC सरकार के द्वारा जो जवाब आया है कि NTPC केरेडाड़ी, NTPC पकरी बरवाडी और चट्टी बरियातू हेतु अधिग्रहण CBA एक्ट 1957 के तहत किया गया, लेकिन मुआवजा का भुगतान ना CBA एक्ट के तहत किया जा रहा है ना 2013 के तहत किया जा रहा है। दोनों का अनुपालन नहीं हो रहा है और एक NTPC के साथ अपना जो सरकार के साथ समझौता हुआ है उसके अनुसार वहां उन लोगों को मुआवजा दिया जा रहा है, जिसके कारण वहां के विस्थापितों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। हम सदन से सरकार माननीय मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि क्योंकि पूरा बड़का गांव और केरेडाड़ी विस्थापित क्षेत्र है, आपका जो जवाब आया है उसके अनुसार यदि वहां के विस्थापितों को आप CBA एक्ट से अधिग्रहण की बात कर रहे हैं तो CBA एक्ट में कोल इंडिया में जो होता है उसमें नौकरी भी मिलता है, मुआवजा भी मिलता है और जो बहुत से फैसिलिटी मिलते हैं। यदि CBA एक्ट के तहत हो रहा है तो उनको वो मिलना चाहिए वहाँ के विस्थापितों को अधिकार। फिर आप जब जवाब आता है सरकार के माननीय सदस्य, आपका प्रश्न भी है, जवाब भी है, दोनों आपने देख लिया। चूंकि पिछले कल का स्थगित सवाल है तो आप इनमें से क्या पूछना चाहते हैं उप मंत्री जी के सामने रखिए, आप हस्ताक्षर हैं। ठीक है, हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि विस्थापितों को जो वहाँ जो संवैधानिक अधिकार है वो नहीं मिल रहा है तो उसके लिए सरकार उसके लिए यहाँ कोई ठोस कदम उठाएगी, कोई समिति बनाकर उसका जांच किया जाए, क्योंकि रोज वहाँ कंपनी के द्वारा वहाँ विस्थापितों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। ना उनको मुआवजा मिल रहा है, ना रोजगार मिल रहा है। माननीय मंत्री जी, इसमें रोशन लाल और निर्मल महतो 2 हैं, आप हैं नहीं अमित जी, और प्रकाश राम 3 है। पूछ लिया जाए अध्यक्ष महोदय, संपत्ति बाकी लोग से इनका जवाब दे दीजिए, अगर संतुष्ट हो जाएंगे तो फिर आगे। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने हजारीबाग जिला अंतर्गत केरेडेरे बड़का गांव क्षेत्र और रामगढ़ जिला का पतरातू प्रखंड कोल कंपनियों के खनन कार्यों से जो विस्थापित और प्रभावित रहे थे उनको MMDR 1957 और RFCT LAR एक्ट 2013 परिवर्तित संशोधन 15 और 17 और पुनर्वास पुनर्स्थापन RR नीति का लाभ नहीं मिल पा रहा है, यही इनका कहना था। तो इसमें हम लोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी भारत सरकार की खनन कंपनियां हैं जो कोल बेयरिंग एक्ट के तहत और 1900 MMDR 57 के तहत जो अधिग्रहण किए, जो 2013 से पूर्व में वो माइनिंग
चलती आ रही है। तो वहाँ पर ये आरआर पॉलिसी और पुनर्वास पुनर्स्थापन पारदर्शिता नियम 2013 लागू नहीं माना जाता है अध्यक्ष महोदय। इसीलिए जैसे इनका कहना है कि आरआर पॉलिसी और 2013 का जो नियम है उसमें ग्राम सभा हो, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट हो, जन सुनवाई हो और जो सरकार का निर्धारित मुआवजा और नौकरी अन्य सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए। तो हम लोग ने स्पष्ट कर दिया है अध्यक्ष महोदय, जो भी केंद्र से संबंधित खनन कंपनियों का कार्य है जो 2013 से पूर्व की है, उसमें जो सेंट्रल कोल बेयरिंग एक्ट और इसके तहत जो सुविधाएं हैं वही उसको प्रोविजन में दिया जाता है अध्यक्ष महोदय। इसके बाद अभी जब होगी 2013 के बाद से तो जो सारे नियम है वो सारी चीजें लागू होगी उस पर। यही तो है। आप हस्ताक्षरी नहीं है? नहीं है ना? नहीं अमित जी अच्छा उनमें है ना, और प्रकाश राम जी है। प्रकाश राम जी बोलिए। माननीय सदस्य, गलत परंपरा गलत परिपाटी का शुरुआत करना बहुत अच्छी बात नहीं है। वो उसका इसमें हस्ताक्षरी आदमी ही प्रश्न सब पूछ सकते हैं। आप प्रकाश राम जी पूछिएगा। निर्मल प्रकाश राम जी पूछिए प्रकाश राम को पूछना दीजिए। चौधरी जी प्रकाश राम को पूछना। समय विलंब न करिए अमित जी, बैठिए। बोलिए। जवाब मिला है। हम जिला प्रशासन हो या सरकार, इस संबंध में लगभग त्रिपक्षीय वार्ता 4 बार हुई, कमिश्नर के अध्यक्षता में भी हुई और कमिश्नर ने जो आदेश दिया है उस आदेश का भी पालन वहाँ के जिला प्रशासन और वहाँ के प्रबंधन एनटीपीसी के द्वारा नहीं किया जाता है। ये तो बहुत दुर्भाग्य है ना कि वहाँ के विस्थापितों की जो बात जो सरकार के द्वारा जो कमिश्नर के द्वारा जो आदेश हुआ उसका भी पालन नहीं होता है। मंत्री से उत्तर ले लेते हैं। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्यों का कहना है कि त्रिपक्षीय वार्ता भी हो चुका है, उसमें गवर्नमेंट की तरफ से कमिश्नर साहब भी वहाँ उपस्थित थे, उनका भी कुछ गाइडलाइन है, उसका भी फॉलो नहीं हो रहा है। इसको दिखवा लीजिए। जरूर अध्यक्ष महोदय, चूंकि 2012 में जो पुनर्वास पॉलिसी बनी है उसके तहत समीक्षा करना है CSR कार्यों को, और अभी तो झारखंड सरकार पुनर्वास पुनर्स्थापन आयोग का हम लोग विस्थापन आयोग का गठन कर ही रहे हैं अध्यक्ष महोदय। प्रक्रियाधीन है वो, उसके तहत भी हम लोग उन चीजों को देखेंगे। और जहाँ स्पेसिफिक वो कह रहे हैं कमिश्नर की अध्यक्षता में बैठक हुई लेकिन उसका फलाफल नहीं निकला, मैं इन चीजों को विभाग के स्तर से दिखवा लेता हूँ। ऐसा है तो जरूर इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे बैठक में जो निर्णय लिए गए। ठीक है चौधरी, कागज भिजवा दीजिए। माननीय सदस्य जनार्दन पासवान जी। के माध्यम से माननीय मंत्री खाद्य आपूर्ति विभाग से मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा जो एकदम प्रश्न था स्पष्ट, रामपुर पैक्स अध्यक्ष पति और पत्नी किसानों से धान खरीद कर पैसा नहीं देते हैं, फर्जी खरीद करके फर्जी रसीद निर्गत करते हैं महोदय। और पहले इसका जवाब फिर खंड 2-3 में पूछूंगा। सर, माननीय विधायक जी का जो प्रश्न है जब विस्तार पूर्वक हम लोगों ने जवाब दे दिया है, लेकिन इनका कहना है कि रामपुर पैक्स के अध्यक्ष जो धान क्रय कर रहे हैं वो सही नहीं है। लेकिन महोदय मैं कहना चाहता हूँ ऐसी कोई बात नहीं है। आरोप लगाए गए थे, हमने जांच करवाया, डीसी और डीएसओ ने जांच किया, जांच प्रतिवेदन के बाद पता चला कि ऐसी कोई बात नहीं है महोदय। अगर कोई पर्टिकुलर बात है तो हमको आप बताइए, मैं उसकी डीपली जांच करके मैं बताऊंगा महोदय सर। तो ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल ये बात सही है महोदय। इस बार जो हम लोगों ने नियमावली बनाया महोदय, वन टाइम जो हम लोग धान क्रय कर रहे हैं तो बड़े पैमाने पर लोग आ रहे हैं, किसानों को विश्वास हो रहा है सरकार पर, पैक्स में बड़े पैमाने पे हम लोग धान खरीद रहे हैं महोदय। तो हो सकता है अगर कोई त्रुटियां हैं तो पर्टिकुलर आप मुझे बताइए, मैं उनका उसका जवाब दूंगा मैं आपको। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि जब से धान खरीदारी प्रारंभ हुआ है झारखंड में, तब से रामपुर और प्रतापपुर पैक्स से कभी विनोद गुप्ता, कभी विनोद की पत्नी सोनी गुप्ता, और ये बड़े पैमाने पर बिहार से धान खरीद करके बैठ करके आईडी बुक करके, मैंने इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों को महोदय मैं व्हाट्सएप पर भी दिया कि 10,000 क्विंटल
वह धान खरीद करके प्रतापपुर प्रखंड के पंचायत भवन में रखा है, जो अवैध रूप से रखा है। पंचायत भवन उसको अलाउड नहीं था महोदय। तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं माननीय मंत्री जी से कि वो अवैध खरीद करके उसका प्रमाणित मैं महोदय मैं कर दे रहा हूँ। देखिए, एक तो फर्जी रसीद देता है महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को मैं दे दूंगा, अभी भिजवा दूंगा, लेकिन पहले हम संतुष्ट अध्यक्ष महोदय, ये फर्जी रसीद 200 क्विंटल धान किसान से खरीद लिया, रसीद दे दिया, बाद में भुगतान उसका नहीं हुआ, दूसरा के नाम पर भुगतान ले लिया। ये सब प्रमाण मेरे पास है महोदय। ठीक, तो ये माननीय सदस्य, आपका सारा प्रमाण का कागजात माननीय मंत्री महोदय के समक्ष दे दीजिए, उस पर जांच करके वो फलाफल से आपको सूचित कर देंगे। कोई फायदा नहीं, माननीय मंत्री जी बताएं, मैं बता दे रहा हूँ महोदय कि मैं जो रहा हूँ ये भी सुन लिया जाए थोड़ा सा। देखिए, प्रश्न नंबर 1 सब एकदम अलग अलग मैं बनवा दिया महोदय। देखिए, ये पूरा फर्जी वाला प्रमाण, इतना रसीद है महोदय, 50 रसीद जिसको भुगतान नहीं हुआ। दूसरा नंबर, अब चलिए महोदय, देखिए ये पूरा जहां धान खरीदा है जिसको 1 डिसमिल महोदय धान नहीं, अधिखेत नहीं है। महोदय मेरी बात सुन लिया जाए। चलिए बोलिए महोदय, हमारा कहने का मतलब जिसका 1 डिसमिल धान नहीं, अधिखेत नहीं है, उसका 400 क्विंटल धान चढ़ा है महोदय। नाम से बस, नाम मैं दे रहा हूँ, मैं पढ़ दे रहा हूँ, थोड़ा सा महोदय समय दे दिया जाए। सोनी गुप्ता, वही जो पैक्स के चेयरमैन है, उसके पति का नाम विनोद गुप्ता, ये 22/26 को दिया 100 क्विंटल। फिर दिया विनोद गुप्ता, उसका पति, वो दिया 22/26 का 100 क्विंटल। फिर उसके बाद दिया है मोहम्मद मिराज, पिता के नाम जियाउद्दीन, ये दिया 300 क्विंटल। महोदय, हमारा कहने में पूरा फायदा निकलवा लिया हूं मैं कि इतना घोटाला, 10,000 क्विंटल के घोटाला हुआ महोदय। किसान के धान तो खरीदारी हो ही रहा है महोदय, ऐसे बिचौलिया के माध्यम से पैक्स खुलवा के माननीय मंत्री धान खरीदवा रहे हैं। ये पूरा मेरे पास मंत्री जी जो माननीय सदस्य जो आरोप लगा रहे हैं महोदय, मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ महोदय, फर्जी जो शब्द ये प्रयोग कर रहे हैं, फर्जी नहीं हो सकता है महोदय, क्योंकि जब हम लोग किसानों के साथ धान लेते हैं महोदय, उसका सत्यापन होता है, ऑनलाइन होता है महोदय, बायोमेट्रिक सिस्टम है हमारे पास महोदय, वहाँ वीडियो है, वहाँ CO है, वहाँ VLW है महोदय। और फिर भी मैं कहना चाहता हूँ महोदय कि अगर आप बता रहे हैं, जो आप आरोप लगा रहे हैं, जिन जिन लोगों के साथ धान में अगर कहीं गलत किया गया है, तो आप मुझे दीजिए, मैं जांच कराऊंगा। जांच अगर पाएगा, सत्य पाएगा तो कार्रवाई हम करेंगे। ठीक, कागज भेजवा। अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूँ कि मैसेज कैसे आता है महोदय, हम लोग भी किसान हैं। 1 नंबर से मैसेज, 2 नंबर मैसेज, 3 नंबर मैसेज में महोदय, अध्यक्ष महोदय, 1 नंबर क्या आया, फिर आया 20 नंबर का मैसेज आता है। ये 19 नंबर कहाँ, 18 को कहाँ चला गया, फिर 25 से जाके 50 नंबर बीच में मैसेज आ गया, 20 सब गोल हो गया। ये एकदम घोटाला माननीय मंत्री जी माने, इससे बड़ा धान खरीद में घोटाला से बड़ा कोई प्रमाण नहीं है। और मैं तो दावे के साथ कह रहा हूँ फलाफल बता कि इतना बड़ा घोटाला, देखिए अध्यक्ष महोदय, हो गया जनार्दन जी, हो गया, समझ गए आप जिस विषय को। ये 20 जनार्दन जी, जिस तथ्य को आपने रखा, अब तो जांच का विषय है। माननीय मंत्री जी आपको कह रहे हैं कि जांच करके उसका फलाफल आपको नजर आएगा। सही मायने में आपका जो चीज है, उस जो तथ्य जो है, आप जिस विषय को रखे हैं उसको जांच कराने दीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए, फिर जैसा होगा कार्रवाई होगा। क्या उनके पास जो सर्टिफिकेट हमको दे दे सर, ठीक, हम करते हैं, जांच कराएंगे, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई। माननीय सदस्य सुदीप गुड़िया जी। महोदय, जांच कब कराने, खाली समय दे दें, कब जांच करा देंगे, तो जांच में सालों भर। माननीय जनार्दन जी, आप यही से कुछ बोलवाना चाहते हैं, बोलिए। बिना जांच का कुछ बोलवाना चाहते हैं, कब तक जांच महोदय करें? बात तो आ रहा है, आप जिस तथ्य को, जिस कागज को देना चाहते हैं दे दीजिए, वो जांच करेंगे। माननीय मंत्री तो आपको बोले सदन में कि जांच कराने के बाद जैसा ही होगा हम वैसा करेंगे, कार्रवाई करेंगे। तो जांच करने दीजिए, थोड़ा वक्त उनको दीजिए आप। लेकिन बड़ा घोटाला है महोदय। ठीक सर, ये सब वापस लें सर। मैं जब कह रहा हूँ कि मैं जांच कराऊंगा, और किसानों के प्रति घोटाला कैसे कर सकते हैं? हम लोग इतना संवेदनशील है, इस तरह की बातें ना करें। निश्चित तौर पर फिर से मैं कर रहा हूँ, आपका उनको जांच कराने दीजिए। तो कहीं लग रहा है आपको तो माननीय सदस्य जनार्दन जी, कार्रवाई करूंगा मैं। अगर जांच कराने दीजिए, उनको कागज दे दीजिए, जांच कराने दीजिए। माननीय सुदीप गुड़िया जी, माननीय सदस्य सुदीप गुड़िया जी, सुदीप गुड़िया जी आए तो पूछने के लिए।
सुदीप गुड़िया जी बोले ना, इनका कोई दिया है किसी को? माननीय सदस्य आलोक चौरसिया है, हस्ताक्षर है। अच्छा पूछ लीजिए। महोदय, प्रश्न का जवाब आया है और ये प्रश्न ग्रामीण कार्य विभाग और पथ निर्माण विभाग से संबंधित है। महोदय, वर्तमान समय में ग्रामीण कार्य विभाग की जो सड़क है बांकू से एडरम हाथू का रोड, जिसकी लंबाई 5.67 किलोमीटर की है महोदय, जो आज जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। और ये इतनी महत्वपूर्ण रोड है महोदय, जो सोनाहतू पूर्वी को सोनाहतू पश्चिमी से जोड़ती है, जिसमें 7 पंचायतों को अगर हम देखें तो भौगोलिक अनुकूल जो रोड हमारी बनती है वो ये रोड है महोदय। और इस रोड में ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा 2.20 किलोमीटर इसके सुदृढ़ीकरण का कार्य हुआ है महोदय। इस पर विभाग का जो जवाब आया है महोदय, उस पर कहा गया कि आने वाले दिनों में डीपीआर तैयार की गई है, तकनीकी स्वीकृति दी गई है। आने वाले दिनों में ग्रामीण कार्य विभाग से अनापत्ति प्रमाण लेते हुए आने वाले जो वित्तीय हमारे जो उपलब्धता होगी उसके आधार पर हम इस रोड को पीडब्ल्यूडी में कन्वर्ट करते हुए उस पर हम काम करेंगे। महोदय, मेरी ये जिज्ञासा है और साथ साथ में अभिलाषा भी है। हम ये चाहते हैं जानना आपके माध्यम से महोदय कि आखिर ये एनओसी की प्रक्रिया कब तक पूरी कर ली जाएगी, और ये जो हमारा महत्वपूर्ण रोड है महोदय 5.67 किलोमीटर का, वो रोड कब हमें पीडब्ल्यूडी के द्वारा देखने को मिलेगा? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बड़े विस्तृत रूप से किया और मेरी भी जानकारी में इजाफा हुआ। और बाद में जब मैंने गौर किया तो देखा कि सुदीप गुड़िया जी का नहीं है, अमित बाबू के क्षेत्र का मामला है। अच्छा, तो मान्यवर, इसमें जिस पथ का उल्लेख कर रहे हैं माननीय सदस्य, वो पथ कांची नदी के इस तरफ और उस तरफ है, यानी कुल 2 भागों में। 2 भागों की बात अगर हम करें तो एडरम हाथू से कांची पुल तक 2.2 किलोमीटर है, 2.2 किलोमीटर है, और कांची पुल से बांकू तक 3.4 किलोमीटर है। अब इसकी परिस्थिति यह है मान्यवर कि 2.2 किलोमीटर एडरम हाथू से कांची पुल तक इसका डिफॉल्ट लायबिलिटी पीरियड 25/10/2026 है। माने इसका वित्तीय और बाकी दावा की अवधि अभी शेष है। तो जब तक डिफॉल्ट लायबिलिटी पीरियड समाप्त नहीं हो जाता है तब तक इस ग्रामीण पथ को पीडब्ल्यूडी में लेने की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती है। विभाग ने योजना की गंभीरता को समझा है। अग्रिम योजना के तहत इसका डीपीआर सूत्रण किया गया है, राशि तय की गई है, लगभग 30 करोड़ की लागत से यह बनने वाला है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को इतना ही आश्वस्त करना चाहूंगा कि डीएलपी समाप्त होने के बाद विभाग इसके अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करेगा और उपलब्ध निधि के आलोक में यथाशीघ्र इसके निर्माण की दिशा में काम होगा। ये जो 2.2 किलोमीटर का रोड मरम्मती किया गया महोदय, ये जो बचे हुए जो रोड है फिर अभी शायद उससे भी मरम्मत कर दिए जाएंगे, तो फिर उसकी भी ये जो डिफेक्ट लायबिलिटी जो होती है उसके भी फिर आगे बढ़ जाएगी। हो सकता है 26 या 27, 28 चली जाए। तो क्या हमें वो रोड 28 या 27 के बाद देखने को मिलेगा महोदय? माननीय मंत्री जी, मैं बस यही चाहता हूँ कि महोदय पीडब्ल्यूडी उसको ले ले और उसको कंप्लीट कर दे महोदय, और बस कुछ नहीं कहना महोदय। जब पथ निर्माण विभाग ने अग्रिम योजना के तहत इसके डीपीआर का सूत्रण कर लिया है तो माननीय सदस्य इस बात के लिए आश्वस्त हो सकते हैं कि दूसरे पथांश का सुदृढ़ीकरण या आईआरक्यूपी का काम नहीं होगा और प्रयास यही होगा कि डीएलपी की अवधि समाप्त होने के उपरांत हस्तांतरण करते हुए इस योजना को बढ़ाने का। चलिए, ठीक ठीक। माननीय सदस्य आलोक चौरसिया। मेरा सवाल है डाल्टनगंज विश्वविद्यालय नीलांबर पीताम्बर से। मेदिनीनगर नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय में 104 करोड़ की लागत से विश्वविद्यालय भवन निर्माण के कार्य शुरुआत हुआ महोदय। इसके बावजूद निर्माण कार्य पूर्ण होने के कारण पुनः प्राकरण राशि को डिवाइजर करते हुए 147 करोड़ का योजना बना दिया गया महोदय। ये योजना 2022-23, 21-22 में चालू हुआ महोदय।
और इस योजना के तहत वहाँ पे लोगों को बड़ी आस था कि नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी का नया बिल्डिंग बनेगा। नया बिल्डिंग बनने के बाद लोगों को, लेकिन महोदय बिल्डिंग जैसे जैसे बनते गया वैसे वैसे बिल्डिंग टूटते गया, बिगड़ते गया, और कहीं न कहीं पानी चुराया है, कहीं पानी की कमी है और कहीं आपका रख रखाव की कमी है महोदय। आज उसके कारण कॉन्ट्रैक्टर कहिए या पदाधिकारियों की लापरवाही के कारण आज वो कहीं न कहीं बहुत ही खराब स्थिति में गया है महोदय। इस पर राज्यपाल महोदय ने भी अपना जांच कराने का काम किया। हमारे आदरणीय वित्त मंत्री जी ने भी इसको राज्यपाल महोदय को चिट्ठी देकर जांच कराने का काम किया महोदय। हम ये सवाल पिछले 2022, 23, 24, 25 से ला रहे महोदय, लेकिन आज ये सवाल पकड़ाया है तो निश्चित तौर पर मैं मंत्री जी से और सरकार से जवाब लेना चाहता हूं कि ऐसे संवेदक को और ऐसे पदाधिकारियों को कौन संरक्षण देता है महोदय, जो सिर्फ और सिर्फ लूट और भ्रष्टाचार को अड्डा बनाकर नीलांबर पीताम्बर को तहस नहस करने के काम किया है महोदय। सरकार से जवाब चाहते हैं महोदय। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया वो गंभीर है, लेकिन माननीय सदस्य ने इस बात का उल्लेख नहीं किया अपने प्रश्न में कि 104 करोड़ की लागत से विश्वविद्यालय भवन के निर्माण की योजना 2018 में बनी थी। कतिपय कारणों से अगर विलंब होता है तो वैसी स्थिति में निश्चित रूप से उसकी प्राकलित राशि का पुनरीक्षण होता है। पुनरीक्षित हुई 147 करोड़ रुपए की हो गई। अब जो बाकी के विषय इनके हैं, ये मानवीय भूल रही मान्यवर कि उस प्राकलन में पानी की व्यवस्था नहीं की गई थी। एडिशनल पानी की व्यवस्था का तैयारी किया गया। जहां तक इनके द्वारा कहा गया है कि संवेदक की मिलीभगत और पदाधिकारियों की मिलीभगत, तो सरकार ने सुसंगत तरीके से इसकी जांच भी कराई है। और मैं यह समझता हूं कि बहुतेरी योजनाएं बहुतेरे कारणों से विलंबित होती हैं, विलंबित हुई हैं। पुनरीक्षित प्राकलन की उपलब्धता और तमाम चीजों के साथ साथ हम उनको ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये भवन पूर्ण रूपेण सुचारू रूप से नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय को मिलेगा और कहीं कोई वित्तीय अनियमितता नहीं हुई। महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो दबाव दिया, स्वाभाविक है कि सरकार के पक्ष ही रखेंगे मंत्री जी। योजना 2020-21 में प्रारंभ हुआ महोदय, और योजना प्रारंभ होने के बाद कार्य चला। मैं तो आपको कहता हूं, वित्त मंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, खुद इन्होंने एक चिट्ठी दिया है राज्यपाल को महोदय जांच करने के लिए। और जिस तरीके से उस भवन बनाने में जो अनियमितता बरता गया है, उस अनियमितता को जांच करने की जरूरत है महोदय। हम ऐसी सवाल को पिछले 3-4 बार से ले आ रहा हूँ। आज अगर पकड़ाया है तो इस चीज को जांच करने की जरूरत है महोदय, कि जो लूट मचा हुआ महोदय। मैं आपको बता दूं कि बरसात के दिन में नया बिल्डिंग है, छत से पानी टपकता है और वहाँ के लोगों को जाने में रहने में बिजली की भी कोई व्यवस्था नहीं है। पानी की व्यवस्था सरकार को करना है, अभी तक क्यों नहीं हुआ? हम अगर 104 करोड़ की योजना सरकार ने सेंक्शन किया, आज वो बनते बनते 147 करोड़ 162 करोड़ का योजना हो गया महोदय। सिर्फ पैसा बढ़ा देने से विकास कार्य की दायरा नहीं बढ़ता है। विकास कार्य कम पैसा में भी हम दायरा बना सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से लूट हुआ है महोदय, ये छाबड़ा कंपनी है जो लूट मचाया है। और पूरे आप जाके जांच करा लीजिए और देख लीजिए कि जिस तरीके से बिल्डिंग बना है आज भी अधूरा है, और अधूरा बिल्डिंग को हैंडओवर कर दिया गया नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी को। और उसमें आज भी कहीं न कहीं बहुत सारे ऐसी अनियमितता है जो सरकार को और आपके माध्यम से जांच की जरूरत है। माननीय सदस्य, आप क्या चाहते हैं? अभी जांचना चाहते हैं? मैं अभी उसी से माननीय मंत्री जी से पूछ लेते हैं। से ही कहता हूं कि वो बिल्डिंग बना है, आप उसको जांच करा लीजिए। अगर उसमें कहीं अनियमितता नहीं है तो आपका अति है, लेकिन उसको जांच कराने की जरूरत है। माननीय मंत्री जी, उनका माननीय सदस्य ने सार एक ही है। हाँ, माननीय सदस्य ने हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और राजभवन का भी इसमें जिक्र किया है, तो मैं सदन को स्पष्ट करना चाहूंगा कि राजभवन के निर्देश पर इस योजना की जांच की गई। बिंदुवार प्रतिवेदन उपलब्ध है। माननीय सदस्य यदि चाहेंगे तो इसकी एक प्रति हमको उपलब्ध करा देंगे। और मान्यवर, इकरारनामा में स्पष्ट यह लिखा हुआ है कि इसमें बोरिंग का प्रावधान नहीं था। ठीक है, बाकी पाइपलाइन बाकी चीजें थी, लेकिन बोरिंग का प्रावधान नहीं था। सरकार ने उसकी भी व्यवस्था कर दी है, जांच भी करा ली है, और जांच के उपरांत यह स्थापित हुआ है कि जो काम
एसबीडी में नहीं थे, स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट में जो नहीं थे काम, उन कामों को पूर्ण करा के इसको भवन का हस्तांतरण कर रहे हैं। तो इसलिए माननीय सदस्य की आशंका बिल्कुल निर्भूल है कि उसमें कोई अनियमितता हुई है। यह जांच रिपोर्ट भी उपलब्ध है। बोरिंग का नहीं था उसमें प्रावधान इकरारनामा में, यह भी दस्तावेज मैं उनको देता हूं। इसके बाद भी माननीय सदस्य की कोई अगर आशंका और चिंता रहेगी तो उसका समाधान सरकार जरूर करेगी। मैं तो आग्रह करूंगा कि वित्त मंत्री जी अगर कुछ जवाब दे इसमें, क्योंकि मंत्री जी, क्योंकि इसमें खुद उन्होंने चिट्ठी लिखकर दिया है, जांच करा। ठीक है अध्यक्ष महोदय, हम क्वेश्चन पर अड़ने से महोदय हम लोग निष्कर्ष पर नहीं जा सकेंगे। अब आपने कहा इस बिल को जांच के लिए, तो महामहिम के वहां से भी चिट्ठी आया, माननीय मंत्री जी आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे रहे हैं, उसको अध्ययन कर लीजिए। संतुष्ट नहीं होइएगा तो फिर विषय आगे बढ़ेगी। पानी की व्यवस्था कौन कराएगा? सरकार कराएगी। तो बोले की व्यवस्था कौन कराएगा? आप माननीय सदस्य सुनते भी नहीं है। हम लोग आसन पर आप लोगों के साथ हैं, लेकिन सुन रहे हैं। तो बोले कि डीपीआर में पानी का व्यवस्था नहीं था, बोरिंग का व्यवस्था नहीं था, तो बोले उसके लिए अलग से शायद पैसा का व्यवस्था कर रहे हैं। एक बार जवाब दीजिए, पानी की बोल दीजिए माननीय मंत्री जी। चलिए आगे बढ़। मान्यवर आपने सही कहा, हमने बहुत स्पष्ट कर दिया था कि ग्रिल उसमें नहीं था और बोरिंग नहीं था। सरकार उसके लिए अतिरिक्त पैसे की व्यवस्था करते हुए इन कार्यों को पूर्ण रूप से संपन्न कराएगी। कागज देख लीजिए। ठीक है, कागज माननीय मंत्री जी कागज दे दीजिए। माननीय सदस्य कुशवाहा शशिभूषण मेहता जी। मेरा प्रश्न डीएलपी रोड है, डाल्टनगंज लेस्ली पांकी पथ को लेकर के महोदय। इस रोड पे तकरीबन 500 से ज्यादा जो ओवरलोडेड गाड़ियां जिसमें पत्थर और कोयला से चलते हैं, इस रोड से गुजरते हैं प्रतिदिन और काफी हाई स्पीड में चलते हैं। और ये इतना छोटा सा ये रोड है, इतना पतला रोड है, मतलब हम समझते हैं कि इसके कारण से प्रतिदिन 1-2 दुर्घटनाएं होती हैं और ऐसे लोग ऐसे मरते हैं, अकाल मृत्यु होती है उनको। तो मेरा प्रश्न इतना ही था ये सरकार से कि इस रोड का चौड़ीकरण करने और इसको बीच में डिवाइडर लगाने का और सुदृढ़ करने का ये इसमें विचार रखती है कि नहीं, और ऐसो अगर ये विचार करती है तो निश्चित रूप से ये जनहित का मामला होगा। और जो सैकड़ों ऐसो हम समझते हैं कि 5-6 साल में 500 से ज्यादा लोग ऐसो डेथ किए हैं, तो सरकार के पास कुछ रिकॉर्ड है, उसमें केवल 42 ऐसो एक साल में 25-26 में ऐसो दिखला रहे हैं, जो कि ऐसो वास्तविकता से परे है। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि इसको जनहित में इसको करना चाहती है कि अब कब तक करना है? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न का शुरुआत ही जो है बड़ा लाजवाब है। बाकी सदस्यों को हम लोग बताते हैं कि भाई डिफॉल्ट लायबिलिटी पीरियड में है इसलिए इसको नहीं बना सकते हैं, और माननीय सदस्य का सड़क का नाम ही डीएलपी है। अब पता नहीं कब बनेगा। अच्छा, अरे हम लेटर नोट में बोल रहे थे। माननीय सदस्य बैठिए। ये 2 लेन सड़क है, 7 मीटर की चौड़ाई की है। माननीय सदस्य ने बताया कि इसके ऊपर बहुत हैवी ट्रैफिक है और दुर्घटनाएं भी प्रतिवेदित हैं, और ये बात विभाग ने अपने उत्तर में स्वीकार भी किया है कि लगभग 42 लोगों की मृत्यु सड़क दुर्घटना के क्रम में हुई है। तो मान्यवर आईआरसी यानी इंडियन रोड कांग्रेस का डेटा यह कहता है कि अगर कोई ब्लैक स्पॉट है जहां पर दुर्घटनाएं रिपीटेडली हो रही हैं, तो सरकार उसके रास्तों का फिर उस रास्ते को बेहतर करने का प्रयास करती है। लेकिन ये भी बात उतनी ही सत्य है कि इन 42 दुर्घटनाओं में रिपीटेडली एक ही ब्लैक स्पॉट पर दुर्घटनाएं नहीं घटी हैं। ज्यादातर दुर्घटनाएं ओवर स्पीडिंग के चलते घटी हैं, ऐसी परिस्थितियां रही हैं। 47 किलोमीटर का कुल ये स्पैन है मान्यवर। रोड ट्रैफिक वर्दी कंडीशन में है। डिफॉल्ट लायबिलिटी पीरियड की अवधि 4/3/2026 यानी इसी महीने की 4 तारीख को समाप्त हुई है। फिर भी जितना भी आईआरसी के नॉर्म्स हैं, जितने भी बोर्ड साइनेज लगाने का है, वो तमाम चीजें इसमें किया गया है। विभाग के तरफ से इसको ट्रैफिक वर्दी कंडीशन में माना गया है। माननीय सदस्य बार बार इस बात को जोर देकर देख रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से उनको यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि एक बार उनके आग्रह पर विभाग फिर से ट्रैफिक सेंसस कराने का या फिजिबिलिटी का प्रयास करेगा। यदि यह प्रतीत होता है कि सड़क की चौड़ाई कम होना ही दुर्घटनाओं का कारण है, तो निश्चित रूप से सरकार विचार करेगी।
महोदय, मैं मंत्री जी का जो ये है जवाब है उससे मैं जोड़ना चाहता हूँ। उसमें ये इतना मतलब घुमाव वाला रोड है कि अब इतनी स्पीड में गाड़ियाँ चलती हैं रात दिन बराबर, और इतना इसमें ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं कि इसको अगर ट्रैफिक है सो सेंसस, ट्रैफिक है सो डेंसिटी, इसको करा लिया तो निश्चित रूप से विभाग और सरकार है सो समझेगी कि इसको चौड़ीकरण ऐसे और सुदृढ़ीकरण होना चाहिए, जिससे जो डेथ हो रहा है इतना स्पीड होते हैं, लड़ लंगड़ा हो जा रहा है लोग, निश्चित रूप से उसमें ऐसा ये कम होगा। और ऐसा ये को मैंने तो अपनी बात उनको दोहराई थी कि हम ट्रैफिक सेंसस करा लेते हैं, डेंसिटी इस्टेब्लिश कर लेते हैं कि अगर डेंसिटी ज़्यादा है और इस पथ के चौड़ीकरण की आवश्यकता है तो निश्चित रूप से गंभीरता से विचार करते हुए सरकार ठीक। एक छोटा सा और एक ही पॉइंट, अब रागिनी सिंह मान्य सदस्य एक पॉइंट जोड़ना चाह रहा हूँ मैं, एक पॉइंट जोड़ना चाहूँ। अभी जो है डाल्टन में से लेसिंग आने वाला, पांकी आने वाला जो ये है सड़क है महोदय, उसमें ये क्या पास जो मेडिकल कॉलेज बना है पोखरा में, उस जगह इतना ये डंपर ये क्या बोलते हैं उसको ब्रेकर लगा दिया गया है बड़ा बड़ा, कि यहीं के काम करने वाले एक कर्मचारी थे ये मैं विधानसभा में, उनकी डेथ हो गई है अचानक से 8 दिन पहले। वो जो इतना ये है, इसके अलावा भी है जो वहाँ पर ये NHI का रोड बना है वहाँ ब्रेकर उसको हटवा दिया जाए महोदय। मान्यवर, ओवर स्पीडिंग के चलते लोग अगर मरेंगे तो IRC के गाइडलाइन के तहत तो ब्रेकर लगाना ही पड़ेगा ना मान्यवर। अगर ब्रेकर हटाएंगे तो ओवर स्पीडिंग में लोग मरेंगे, उपाय क्या है? मान्य सदस्य रागिनी वर्मा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, जो मेरा हर घर नल जल का योजना का ये मेरा प्रश्न था और जो उत्तर आया है मैं संतुष्ट नहीं हूँ अध्यक्ष महोदय। कुछ चीज़ें हैं जो अच्छा भी है और कुछ चीज़ें हैं माननीय मंत्री जी बोले कि कार्य प्रगति पे है और कहीं कहीं NOC की वजह से कार्य धीमी हो रही है या दिक्कतें आ रही हैं। मेरा कहना है अध्यक्ष महोदय कि अभी मात्र 50 से 60% ही काम हुआ है और पूरा मेरा खनन एरिया है, गर्मी आने वाला है और बहुत सारी परेशानियां मेरे झरिया विधानसभा में होती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगी कि ये जो NOC वाला प्रॉब्लम पहले भी हमको पता था कि ये कई बार हम इसमें लगे भी हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी जब ये बात बोलेंगे तो सोचिए कि विभाग में कितना लापरवाही है। तो माननीय मंत्री जी से मैं चाहूँगी कि ये NOC का जो मामला आकर अटक रहा है और इससे काम में बाधित आ रहा है, तो इसका कब तक समाधान होगा, इस पे माननीय मंत्री जी से सीधे मेरा सवाल है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बड़ी बेबाकी से इस बात को स्वीकृति दी कि योजना लंबित क्यों है, और जो योजनाएं लंबित हैं, जिन विभागों में योजनाएं NOC लंबित है, वो राज्य सरकार के विभाग नहीं है। मैं सदन के पटल पर इस बात को रख देना आवश्यक समझता हूं, क्योंकि माननीय सदस्य तो जान रही हैं, लेकिन इस सदन को भी यह जानना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कुल हम लोगों को 8 जगहों पर NHAI से पाइपलाइन बिछाने के लिए NOC की जरूरत थी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो अप्राप्त है। रेलवे से हमें 7 जगहों पर आवश्यकता थी मान्यवर, जिसमें 5 जगहों पर प्राप्त हो चुका है, 2 जगह लंबित है। अब भारत सरकार के विभागों में कोई समय सीमा राज्य सरकार तय कर सके कि NOC इतने दिन में मिल जाएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। और जहां तक इस योजना की अद्यतन प्रगति का सवाल है, तो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि 49% यह योजना पूर्ण हो चुकी है और बाकी जैसे ही NOC प्राप्त हो जाएगा, हम लोग प्रयास करके यथाशीघ्र इस योजना को धरातल पर उतारेंगे। हो गया। अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा माननीय मंत्री से आग्रह के मानते हैं कि ये NOC वाला प्रॉब्लम है, लेकिन NOC के लेकर थोड़ा सा आप प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर से कार बहुत जल्दी, क्योंकि मेरा सदस्य का आग्रह है। अध्यक्ष महोदय, आप ही का बात मैं कह दे रहा हूँ, माननीय सदस्य का आग्रह है, जो NOC का जो विषय है, थोड़ा आप अपने स्तर पर उसको पार्श्व करिए केंद्र सरकार के पास, ताकि जल्द से जल्द मिल जाए। क्योंकि अध्यक्ष महोदय, झरिया विधानसभा पानी से बहुत किल्लत है और वहाँ ये हर घर नल जल योजना, सोचिए कि ये कार्य
मतलब 21 में ही पूरा होना था, अब तक 25 का 2025 में टाइम को निर्धारित किया गया था, लेकिन अब 26 आने वाला, फिर भी ये काम पूरा तरह से धरातल पर नहीं उतरा है। यहाँ तक कि उसमें 20 मोटर चेंज करने का था, अब तक वो मोटर कितना चेंज हुआ ये भी विभाग नहीं बता पाता। ठीक तो माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सुझाव एकदम स्वागत योग्य है और हम भी इस बात की सराहना करते हैं कि उन्होंने यह प्रयास किया है कि कैसे भी करके एनओसी मिले। मैंने माननीय सांसद धनबाद से भी व्यक्तिगत तौर पर फोन पर बात करके उनसे आग्रह किया था, क्योंकि भारत सरकार का मामला था, तो हमने उनसे आग्रह किया था कि आप कोई तिथि निर्धारित कर दें, तो धनबाद में बैठकर इन योजनाओं की समीक्षा करके हम लोग यथाशीघ्र इसको पूरा कराना चाहेंगे। मैं माननीय सदस्य को फिर इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि इस सत्र के बाद माननीय सांसद आपकी उपस्थिति में धनबाद की धरती पर बैठकर हम लोग योजनाओं की समीक्षा करेंगे और यह प्रयास करेंगे कि एनओसी जल्दी मिले और योजनाएं पूर्ण हों। बिल्कुल, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। और हम चाहेंगे फिर से एक बार माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय, बीते दिन माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव जी ने राज्य में डोमेस्टिक गैस और कमर्शियल गैस की किल्लत के संदर्भ में सरकार का पक्ष जानना चाहता था और मैंने आज के बारे में कहा था कि गैस की जो किल्लत है उसके बारे में सरकार जो अद्यतन स्थिति है उसको सदन के माननीय हरलाल बाबू कल 1 नंबर में रहेंगे, आप चिंता न करें, कल हम लोग हैं ना, हो जाएगा, उनका उत्तर हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई यही है कि झारखंड में कमर्शियल और डोमेस्टिक गैस की डिलीवरी में परेशानी उत्पन्न हो गई है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के रिफिलिंग की अवधि भी बढ़ा दी गई है। शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए बुकिंग की अवधि 15 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है और ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए बुकिंग अवधि 45 दिन कर दिया गया है। सरकार इस बात से इनकार नहीं कर सकती है कि अमेरिका, ईरान, इजराइल के बीच जो युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई है उसका दुष्परिणाम झारखंड में भी गैस के मामले में दिखाई पड़ रहा है और आने वाले दिनों में भी पड़ने वाला है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का गैस कंपनी के साथ समीक्षा बैठक हुई थी। इस क्रम में जानकारी प्राप्त हुई कि पहले गैस बुकिंग के लिए 48 घंटे के अंदर गैस सिलेंडर की आपूर्ति हो जाती थी, परंतु समस्या के कारण अब 3-4 दिन लग जा रहा है। झारखंड में दिनांक 16 मार्च 2026 तक गैस आपूर्ति की स्थिति यह है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम के द्वारा गैस आपूर्ति में पेंडिंग रिफिल की संख्या 3,27,630 है। अध्यक्ष महोदय, 13 मार्च 2026 को भारत सरकार के साथ झारखंड राज्य के संबंधित अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी। भारत सरकार के द्वारा यह बताया गया था कि कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति को 80% से घटाकर मात्र 20% तक सीमित कर दिया गया। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। राज्य सरकार के अधिकारियों और तेल कंपनियों के साथ 14 मार्च 2026 को बैठक की गई थी, जिसमें तेल कंपनियों के प्रतिनिधि के द्वारा यह बताया गया कि झारखंड में औसतन प्रति माह लगभग 2273 मैट्रिक टन कमर्शियल गैस सिलेंडर की आवश्यकता होती। लेकिन यह जो डायरेक्शन मिला है भारत सरकार के द्वारा कि आपको जो जरूरत है कमर्शियल गैस की, उसमें 80% कटौती किया जा रहा है और मात्र 20% ही गैस, कमर्शियल गैस की आपूर्ति की जाएगी। इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सो मैं बताना चाहता हूं। इस प्रकार कमर्शियल सिलेंडर की कुल आवश्यकता 2273.11 मैट्रिक टन के विरुद्ध मात्र 454.6 मैट्रिक टन की आपूर्ति झारखंड में होगी। इस प्रकार झारखंड को प्रति माह कमर्शियल गैस 1818.51 मैट्रिक टन कमर्शियल गैस की आपूर्ति कम हो जाएगी। महोदय, इसका इम्पैक्ट ये पड़ने वाला है, हमारे यहाँ धनबाद, बोकारो, रांची, जमशेदपुर और इस तरह के कई ऐसे जिले हैं जहां औद्योगिक संस्थान है
औद्योगिक संस्थानों में कैंटीन होता है, हमारे होटल्स हैं, बड़े बड़े होटल्स हैं, सिर्फ रांची में ही नहीं हर जिले में होटल्स हैं, वहाँ भी कमर्शियल गैस से ही खाना बनता है, रेस्टोरेंट में भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो इस मात्रा में जो कमर्शियल गैस की आपूर्ति कम की गई है, ये बहुत बड़ी चिंता की बात है अध्यक्ष महोदय। अब यहाँ पर जो कमर्शियल इंस्टीट्यूशन में जो वर्कर काम करते हैं उन्हें भोजन नहीं मिलेगा, होटल जब प्रभावित हो जाएगा, रेस्टोरेंट प्रभावित हो जाएगा, तो एक तरफ तो गैस के कारण लोगों को परेशानी होगी और दूसरी तरफ जो राज्य सरकार को जीएसटी के माध्यम से रेवेन्यू मिलता था, चूंकि ये सब संस्थानें बंद हो जाएंगी तो वो जीएसटी भी राज्य सरकार को नहीं मिल पाएगा। एक बात मैं समाप्त करने के पहले कहना चाहता हूँ, ये पूरे सदन को ये बात समझने की आवश्यकता है और ये गंभीर भी बात है और हास्यास्पद भी है कि अमेरिका ने विश्व को रूस से तेल खरीदने की अनुमति तो दे दी है। रूस से लिए जाने वाले तेल और गैस ग्लोबल रेट पर लिया जाना है। अभी तक भारत इंडिया स्पेसिफिक डिस्काउंट के दर पर तेल लेता रहा है, परंतु अमेरिका के निर्देश के बाद भारत को यह डिस्काउंट प्राप्त नहीं होगा। अगर युद्ध की स्थिति महीना भर और खिंच गई तो भारत की मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी का सत्यानाश हो जाएगा। केंद्र सरकार माने या न माने, लेकिन वास्तविक स्थिति यही है और यही होने भी जा रही है। पेट्रोलियम रिजर्व, भारत सरकार ने कहा कि पेट्रोलियम रिजर्व क्रिएट करेंगे 100 दिनों के लिए, और जहां तक मीडिया के माध्यम से, मीडिया सोर्सेज से ये बात सामने आ रही है और इसलिए मीडिया सोर्स का मैं उल्लेख कर रहा हूं कि केंद्र सरकार इस विषय पर एकदम मौन धारण किए हुए है, मुख दर्शक के चुप पड़ी हुई है। कोई देश के लोगों को कुछ बता नहीं पा रही है कि गैस की किल्लत कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। और मैं आपको बताऊं कि देखिए, इसमें बहुत चिढ़ने वाली बात नहीं है, जो फैक्ट है वो हम बतला रहे हैं। भारत सरकार ने कहा कि हम जो स्टैटिक पेट्रोलियम रिजर्व है वो 100 दिनों के लिए क्रिएट करेंगे। जो जानकारी है वो मात्र 20 से 21 दिन तक ही यह रिजर्व क्रिएट किया गया। महोदय, इस प्रकार भारत सरकार को एक तो आप लोगों ने बता दिया, आप भले ही कहते रहे वोट की राजनीति के लिए कि विश्व गुरु है भारत। विश्व गुरु तो केंद्र सरकार के लिए डोनाल्ड ट्रंप ही बैठे हुए, भारत नहीं है विश्व गुरु। चलिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी जिस तरह से चुप हैं और पार्लियामेंट में हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी जिस तरह इस विषय को बता रहे हैं, उसका कोई उत्तर केंद्र सरकार, सदन के अंदर सबसे सर्वोच्च संस्था लोकसभा के अंदर कोई उत्तर सरकार के द्वारा नहीं आ रहा है। माननीय प्रभारी मंत्री वित्त, उस विषय पर चिंता नहीं है जिस माननीय सदस्य के आग्रह पर आपने इन जवाबों को लिखे। आपके जवाब के क्रम में माननीय सदस्य सदन में रहे ही नहीं, रहते तो कुछ बोलते आपको। हाँ, चलिए, रहना चाहिए। मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जी जी जी, माननीय प्रदीप यादव जी को रहना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं भारत का संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अनुसरण में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए अवधि के लिए झारखंड सरकार वर्ष 2025 की प्रतिवेदन संख्या 5 निष्पादन एवं अनुपालन लेखा परीक्षा वाणिज्य से संबंधित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए झारखंड सरकार के स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन विधानसभा के समक्ष रखने हेतु भारत सरकार के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने माननीय राज्यपाल महोदय के पास भेजा है और इस विषय को मैं सदन के पटल पर रखता हूं। महोदय, झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 238 के उपबंध के अनुसार लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन यथा समय सदन में उपस्थापित किया जाएगा। मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधानसभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात और उन पर
लोक लेखा समिति द्वारा परिनिरीक्षण किए जाने के पूर्व ये जनता के बीच बिक्री के लिए प्राप्य हो। प्रश्न यह है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अनुसरण में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए अवधि के लिए झारखंड सरकार वर्ष 2025 की प्रतिवेदन संख्या 5 निष्पादन एवं अनुपालन लेखा परीक्षा वाणिज्य से संबंधित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए झारखंड सरकार के स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन, झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 238 के उपबंध के अनुसार लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन यथा समय सभा पटल पर उपस्थापित किए जाने के पूर्व यह जनता में बिक्री के लिए प्राप्त हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रभारी मंत्री वित्त विभाग। महोदय, मैं पंचम राज्य वित्त आयोग के प्रथम प्रतिवेदन पर कृत्य कार्रवाई संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन की प्रति सभा पटल पर रखता हूं। मान्य सदस्यगण, झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की समाप्ति के पूर्व लोक भवन रांची में आज दिनांक 16/3/2026 को 7:30 बजे अपराह्न से माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा रात्रि भोज का आयोजन किया गया है। माननीय राज्यपाल महोदय ने आसन के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से अनुरोध किया है आप सबों को, पक्ष और प्रतिपक्ष तमाम मान्य सदस्यों को, कि उक्त रात्रि भोज में आप सभी एक एक कर निश्चित रूप से शामिल हों। अतः आप सभी मान्य से आग्रह है कि उक्त रात्रि भोज 7:30 बजे के 10 मिनट पूर्व ही लोक भवन में उपस्थित होने की कृपा करेंगे। मान्य सदस्यगण, आज सदर अस्पताल रांची द्वारा सभा सचिवालय के ग्राउंड फ्लोर स्थित डिस्पेंसरी में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। इच्छुक मान्य सदस्य रक्तदान करना चाहेंगे। प्रभारी मंत्री मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग के संबंध में 31 मार्च 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 1,17,99,02,000 रुपये से अनाधिक राशि प्रदान की जाए। यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर। इस मांग से संबंधित जो कटौती के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उनमें सर्वश्री जयराम कुमार महतो, सरजू राय एवं श्री राज सिन्हा 100।